हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ मज़े में होंगे, जम के पढ़ाई कर रहे होंगे। हमने चैप्टर 5 में तक जो भी नए कॉन्सेप्ट्स थे जो इंट्रोड्यूस किया था, सबको बहुत डिटेल में मैंने आपको कवर कराया है, राइट। अब इस चैप्टर में जो रिमेनिंग कॉन्सेप्ट्स हैं अभी जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो ऑलरेडी आपने प्रीवियस सिलेबस में भी देखा होगा। क्योंकि ये फास्ट ट्रैक है तो ये मैं मान के चल रहा हूँ, शुरू में मैंने बताया था कि एक बार आपने पढ़ा हुआ है। फिर भी अगर आपको नोट्स की आवश्यकता हो तो निश्चित रूप से बताइएगा, नोट्स आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा। इस चैप्टर में एक और टॉपिक है जिसको परफॉर्मेंस मेजर्स, हम जो सबसे लास्ट टॉपिक है बेसिकली, उसका मैं आपको फिर से डिटेल वाला कॉन्सेप्ट दूंगा, राइट। बीच वाले सेक्शन को वी आर गोइंग टू कीप इट फास्ट ट्रैक। लास्ट क्लास में हमने मल्टी डायमेंशनल स्ट्रक्चर को पढ़ा था, मल्टी डायमेंशनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को हमने पढ़ा था। हमने कहा था बहुत अच्छी बात है ना, बहुत सारे स्ट्रक्चर्स थे हमारे पास। वी स्टार्टेड विद द सिंपल स्ट्रक्चर एट फर्स्ट। सबसे पहले हमने सिंपल स्ट्रक्चर को पढ़ा था, याद होगा आपको। सिंपल स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो हमने कहा ये बहुत ही बेसिक स्ट्रक्चर होता है, यहाँ किसी तरह का फॉर्मलाइजेशन नहीं होता, रूल्स एंड रेगुलेशंस भी वेरी लिमिटेड होते हैं। सिंपल से हमारा काम नहीं चला था, जब हमने ग्रोथ किया था तो फर्दर हमने इसको कन्वर्ट किया सिंपल को फंक्शनल में, और जब फंक्शनल हमारे लिए इतना रेलेवेंट नहीं रहा तो फंक्शनल को हमने कन्वर्ट किया डिविजनल में। फिर बहुत सारे डिवीजन बने तो हमारे पास आ गया मल्टी डिविजनल, ठीक है। सो लास्ट क्लास में हमने मल्टी डिविजनल स्ट्रक्चर को पढ़ा था। अब एज्यूम करो, मान लो कोई कंपनी है जिसका मल्टी डिविजनल फॉर्म में वो काम कर रही है। इसका मतलब लेट्स से इस कंपनी का कोई प्रोडक्ट है, लेट्स से प्रोडक्ट 1, दूसरा प्रोडक्ट है प्रोडक्ट 2, तीसरा प्रोडक्ट है प्रोडक्ट 3, प्रोडक्ट 4, या बिजनेस कह दो या प्रोडक्ट कह दो। और इस तरह से इसके पास क्या है, इसके पास बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, है ना। इसके पास बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, टोटल मान लो इसके पास 10 प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट 8, प्रोडक्ट 9 एंड प्रोडक्ट 10, करेक्ट। अब इसके पास 10 प्रोडक्ट हैं जो जो प्रोडक्ट ये मार्केट में क्या कर रहे हैं, जिन प्रोडक्ट्स में ये डील कर रहे हैं। ये पर्टिकुलर कंपनी है कोई, मान लो एक्स नाम की कोई कंपनी है। अब ऐसे सिचुएशन में आप जरा सोचो क्या हुआ। आप कहते हैं सर दिस इज द मल्टीट्यूड्स ऑफ बिजनेस, मल्टीपल डिविजन्स नीड टू बी फॉर्म्ड टू टेक केयर ऑफ मल्टीपल प्रोडक्ट्स इन दिस सिनेरियो, इन दिस केस। और यहाँ प्रॉब्लम्स आने शुरू हो जाती हैं, बिकॉज ऑल डिविजन्स, जैसे प्रोडक्ट 1 के लिए आपने क्या किया, डिवीज़न 1 बनाया, प्रोडक्ट 2 के लिए आपने डिवीज़न 2 बनाया, प्रोडक्ट 3 के लिए आपने डिवीज़न 3 बनाया, एंड सो ऑन। इस तरह से देखो आपके पास टोटल 10 डिविजन्स बन रहे हैं ना, 6, डिवीज़न 7, डिवीज़न 8, डिवीज़न 9 एंड डिवीज़न 10। इसी को बुलाओगे आप मल्टी डिविजनल स्ट्रक्चर, यही होता है मल्टी डिविजनल स्ट्रक्चर। तो ये हमारे पास 10 डिविजन्स हैं, 10 डिफरेंट प्रोडक्ट्स को हम क्या कर रहे हैं, इस तरह से मैनेज कर रहे हैं। 10 डिफरेंट प्रोडक्ट्स को इस तरह से हम मैनेज कर रहे हैं। अब सवाल यहाँ ये आता है कि जो टॉप मैनेजमेंट है, टॉप मैनेजमेंट ऐसे सिचुएशन में किस तरह से कंट्रोल एक्सरसाइज करेगा। हमने सीखा था कि जब एम फॉर्म स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो डिविजन्स को कंट्रोल करने के लिए टॉप मैनेजमेंट स्ट्रेटेजिक कंट्रोल एंड फाइनेंशियल कंट्रोल को यूज़ करते हैं। स्ट्रेटेजिक कंट्रोल एंड फाइनेंशियल कंट्रोल को यूज़ करते हैं। आप जरा समझो इन दोनों का मतलब होता क्या है इसमें। स्ट्रेटेजिक कंट्रोल का मतलब क्या होता है, तो मान लो कि दिस इज द टॉप मैनेजमेंट, राइट, एंड लेट्स से टॉप मैनेजमेंट इज हैविंग 3 डिफरेंट प्रोडक्ट्स और बिजनेसेस। For these product or businesses, they have division A, division B and division C, right? So division A में some operations are being carried out regarding product A, ठीक है, ऐसे सोच लिया। Division B में some operations are being carried out regarding product B, और Division C में operations हो रही हैं किसको लेके, product C को लेके। अब इस सिनेरियो पे जरा गौर करो, ध्यान दो। ऐसे सिचुएशन में क्या है कि जब वी हैव 3 डिविजन्स, जब हमारे पास ये 3 डिविजन्स हैं, तो ऐसे सिचुएशन में टॉप मैनेजमेंट कैन अप्लाई स्ट्रैटेजिक कंट्रोल। स्ट्रैटेजिक कंट्रोल की बात अगर आप करो तो स्ट्रैटेजिक कंट्रोल आप अप्लाई करते हैं व्हेन यू हैव प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ऑपरेशंस ऑफ डिफरेंट डिविजन्स।
अब इन तीनों डिवीजन के ऑपरेशंस की अंडरस्टैंडिंग के आधार पे स्ट्रैटेजिक कंट्रोल अप्लाई होगा. स्ट्रैटेजिक कंट्रोल इज अप्लाइड बेस्ड ऑन व्हाट? ऑपरेशनल अंडरस्टैंडिंग. सो टॉप मैनेजमेंट की अंडरस्टैंडिंग है इन तीनों तरह के ऑपरेशंस को लेके जो तीन डिफरेंट डिविजन्स में कैरी आउट किए जा रहे हैं. तो स्ट्रैटेजिक कंट्रोल कैन बी एक्सरसाइज्ड एंड विद द हेल्प ऑफ स्ट्रैटेजिक कंट्रोल ऑल डिविजन्स कैन बी मैनेज्ड. स्ट्रैटेजिक कंट्रोल में हम देखते हैं कि जो स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट किया गया और उसको जो इम्प्लीमेंटेशन का प्लान था उसी के हिसाब से स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है. जो ऑब्जेक्टिव हमने डिसाइड किया था वो ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं. And if the top management is having the understanding of operations of different divisions, they can easily apply a strategic control and accordingly organizations can be managed. Problem तब आती है जब आप multitude की बात करते हो, यानी कि जब आप number of divisions को बढ़ाते हो. तो डिविजनल फॉर्म था, उसके बाद आप मल्टी डिविजनल फॉर्म पे चले गए. जब आपने नंबर ऑफ डिविजन्स को बढ़ाया तो यहाँ 10 डिविजन्स हैं, वी हैव 10 डिविजन्स. और जैसे जैसे आप नंबर ऑफ डिविजन्स को बढ़ाओगे जो ऑपरेशनल अंडरस्टैंडिंग है टॉप मैनेजमेंट की वो कम होती जाएगी. 2-3 फर्म था तो 2-3 फर्म के ऑपरेशंस को अच्छी तरह से टॉप मैनेजमेंट समझ सकता था 2-3 डिविजन्स के. लेकिन अगर मैं कह रहा हूँ 10 डिवीजन है, 15 डिवीजन बना दिया, 20 डिवीजन बना दिया, तो आपको लगता है कि टॉप मैनेजमेंट विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द ऑपरेशंस ऑफ डिफरेंट डिविजन्स? आप बोलोगे नहीं. तो ऐसे सिचुएशन में जहां व्हेन द डिविजन्स आर लेस, the top management is relying on strategic control and they can easily manage the organization with the help of strategic control. But when the multitude of business can be seen, number of division increases, in that case top management rely on financial controls. अब ये चला आता है किस पे? फाइनेंशियल कंट्रोल्स पे, क्योंकि अब टॉप मैनेजमेंट का कहना है कि हम पे स्ट्रेस बढ़ा है, स्ट्रेन बढ़ गया हमारा, है ना. there are lot of divisions and we are not able to understand the operations of all division, so we will be applying financial control. फाइनेंशियल कंट्रोल का मतलब क्या हुआ कि ये नाउ द टॉप मैनेजमेंट इज इंटरेस्टेड अबाउट द कैश फ्लो ऑफ ऑल दीज डिविजन्स. इनका ध्यान किस पे चला जाएगा? अब ये किसको यूज करेंगे? ये कैश फ्लो को यूज करेंगे. ये देखेंगे किस डिवीजन का कैश फ्लो कैसा है. सो दे विल बी यूजिंग नाउ व्हाट? कैश फ्लो. सो कैश फ्लो बेसिस पे, है ना, कैश फ्लो को कंट्रोल करेंगे विद द हेल्प ऑफ बजट. ऑफ कोर्स दे विल बी यूजिंग बजटिंग and they will be focusing on cash flow and ultimately they will be focusing on what? Profit. तो प्रॉफिट के आधार पे दे विल बी ट्राइंग अप्लाइंग कंट्रोल. तो फाइनेंशियल कंट्रोल अप्लाई करेंगे जब नंबर ऑफ डिविजन्स क्या होता है? बढ़ता है. और जब फाइनेंशियल कंट्रोल्स आप अप्लाई करते हो तो एक प्रॉब्लम है. प्रॉब्लम ये है कि इंडिपेंडेंसी होनी चाहिए. इंडिपेंडेंसी होनी चाहिए. जैसे आप फाइनेंशियल कंट्रोल की बात करोगे तो मान लो अगर एक डिवीजन मेरा प्रॉफिट बुक कर रहा है, दूसरा डिवीजन प्रॉफिट बुक नहीं कर रहा है, लॉस बुक कर रहा है ना, तो ये पूरी तरह से एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होना चाहिए. बट अगर सिचुएशन ऐसा हो कि प्रोडक्ट 1 एंड प्रोडक्ट 2 आर सिमिलर, सेम कैटेगरी के गुड्स हैं ये, तो क्या आप नहीं चाहोगे कि इनको मर्ज करके मैं इनका इवैल्यूएशन करूं एज फार एज प्रॉफिट इज कंसर्न्ड? यस और नो? यू वुड लाइक टू हैव कि मैं इसको मर्ज कर दूं, ग्रुप कर दूं और फिर मैं इसके प्रॉफिट को, इसके कैश फ्लो एंड प्रॉफिट को इवैल्यूएट करूं. बट मल्टी डिविजनल में तो ऐसा होगा नहीं, ग्रुपिंग तो है नहीं. तो व्हेन यू अप्लाई द फाइनेंशियल कंट्रोल देन देयर कम्स नीड टू ग्रुप ऑल द रिलेटेड बिजनेसेस. अब हम क्या कहते हैं? मान लो प्रोडक्ट 1, 2 एंड 3 सिमिलर है, प्रोडक्ट 4, 5, 6 ये सिमिलर है, 7, 8, 9, 10 ये सिमिलर है. तो हमने कहा अगर ये सिमिलर प्रोडक्ट हैं, एक सेक्टर के प्रोडक्ट हैं, एक इंडस्ट्री के प्रोडक्ट्स हैं, तो हम क्यों ना ऐसा करें कि इन्हें कंबाइन करें. और फिर आता है कॉन्सेप्ट SBU का. तो हेडक्वार्टर बनाया, कॉर्पोरेट लेवल बनाया, उसके नीचे आते हैं और फिर हमने SBU फॉर्म कर दिया. SBU1, SBU2 और SBU3. हमारे एग्जाम्पल में 3 SBUs बन जाएंगे. SBU स्टैंड्स फॉर स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट. देखो आप प्रॉफिट को इंडिपेंडेंटली इवैल्यूएट करना चाह रहे थे, जो आपके मल्टीपल डिवीजन के केस में आप नहीं कर पा रहे हो. यहाँ आपको डिफिकल्टी आ रही है. सो आपने क्या किया कि जो सिमिलर प्रोडक्ट थे, आपके सिमिलर बिजनेसेस थे, उनको ग्रुप करके आपने किस में डाल दिया? एक SBU में डाल दिया. अब इस SBU1 के अंदर कितने डिवीजन्स आ जाएंगे? 3 डिवीजन आ जाएंगे. लेकिन अब ये तीनों डिवीजन को डील करने की जिम्मेदारी किसकी हो गई? SBU1 की हो गई. तो ये एक कैटेगरी का गुड्स एंड सर्विसेज को हमने एक साथ क्लब कर दिया, एक साथ ग्रुप कर दिया, साइंटिफिकली हमने इसको अरेंज कर लिया. दैट इज आवर SBU. इधर भी हमारे पास 3 डिविजन्स का SBU2 बन गया और 4 डिवीजन का SBU3 बन गया. अब एक SBU का दूसरे से कोई लेना देना नहीं है.
The strategic business unit is a completely independent business unit what can be treated independently. अगर आप SBU 1 पे कोई एक्शन लेना चाहते हो तो आपको 2 और 3 की चिंता करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है. यहाँ ऐसा नहीं होता, लेकिन अब होगा, है ना, क्योंकि ये सब सिमिलर प्रोडक्ट एंड बिजनेसेस को ही एक साथ रख के SBU बनाया गया है. इसमें कोई भी दूसरा प्रोडक्ट या बिजनेस जो इस पर्टिकुलर कैटेगरी का ना हो वो इसमें प्लेस नहीं होगा. तो SBU जो है, SBU एक दूसरे से पूरी तरह से क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है. अब जैसे हम टाटा की बात कर ले तो टाटा ने क्या किया, पावर में काम करने के लिए एक यूनिट बनाया जिसका नाम रख दिया टाटा पावर. IT सेक्टर में काम करने के लिए एक यूनिट बनाया जिसका नाम रख दिया TCS. मोटर सेक्टर में काम करने के लिए यूनिट बनाया जिसका नाम है टाटा मोटर्स एंड सो ऑन. तो ये सब के सब टाटा के क्या हैं, SBUs हैं. अब IT प्रोडक्ट टाटा मोटर्स में नहीं होगा, मोटर्स में सिर्फ मोटर्स होगा, ऑटोमोबाइल कंपनी है ये, यहाँ सिर्फ ऑटोमोबाइल की बात होगी. TCS में आप कार नहीं बेचते हो, बनाते हो, यहाँ IT की बात होगी, जबकि यहाँ मोटर्स की बात होगी. यानी कि सिमिलर प्रोडक्ट जो है उनको क्लब करके क्या बना दिया गया, SBU बना दिया गया, स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट बना दिया गया. एंड दैट इज व्हाई वी हैव टू मूव टू द SBU स्ट्रक्चर, जो हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर होगा. तो जरा गौर करो क्या कह रहे हैं, व्हाई SBU इज नीडेड. व्हाई SBU इज नीडेड व्हेन द फर्म इज लेस डाइवर्सिफाइड. जब तक फर्म लेस डाइवर्सिफाइड है तब तक स्ट्रेटेजिक कंट्रोल काम करते हैं. Strategic controls are used to manage divisions. Strategic control refers to operational understanding by corporate officer of the strategies being implemented within the firm's separate business unit. तो जो strategy implement हो रहा है उसकी operational understanding the top management may have, right, and then they apply the strategic control. लेकिन ये तभी possible है when the firm is less diversified, number of divisions are quite less. तो फिर स्ट्रैटेजिक कंट्रोल को अप्लाई किया जा सकता है. बट ऐसे सिचुएशन में क्या हो, जब फर्म हाईली डाइवर्सिफाइड हो. एन इंक्रीज इन डाइवर्सिफिकेशन strains corporate office ability to understand the operations of all of its business units and divisions are then managed by financial controls. So with increasing diversification, top management won't be able to understand the operations of all of its businesses. नहीं समझ पाएगा, है ना. And certainly they will have to apply something called as financial control, which enable corporate offices to manage cash flow of the division through budgets and emphasis on profit from distinct businesses. तो हमने क्या कहा, जब तक फर्म लेस डाइवर्सिफाइड है स्ट्रेटेजिक कंट्रोल कैन बी इजीली अप्लाइड बिकॉज कम डिविजन्स हैं, तो द टॉप मैनेजमेंट विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द ऑपरेशंस that is basically concerned with the implementation of strategy. But with increasing number of divisions, this task become very difficult, and as a result the top management come to financial control. And in the case of financial control there is a problem. However, because financial controls are focused on financial outcomes, they require that each division performance be largely independent of the performance of the other division. So the strategic business unit come into picture. अब इसकी वजह से आपका SBU आ गया, जो आपका 5वां स्ट्रक्चर है, स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट स्ट्रक्चर, या इसको शॉर्ट में हम क्या कह देते हैं, SBU स्ट्रक्चर. SBU स्ट्रक्चर कैसा होता है, यहां हमने एक रफ देखा था, अब ध्यान से सुनो, ठीक है. ध्यान देना, हम किस स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, SBU स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं. SBU स्ट्रक्चर को अगर देखें तो कैसा दिखेगा ना, अभी आपने देखा. अच्छा, ये तो जानते हो सबसे ऊपर क्या होता है, टॉप मैनेजमेंट होता है, आपकी कंपनी का CEO. आप बनना चाहते हैं CEO, है ना. तो आप अगर CEO बनना चाहते हो तो एक सवाल का जवाब दो, CEO बनने के लिए क्या रिक्वायर्ड होगा. A, आपका जर्नलिस्ट होना, B, या आपका स्पेशलिस्ट होना, है ना, C, नन. D ऑप्शन नहीं है इसमें, ठीक है, तीन ही ऑप्शन है. बताओ
सीईओ बनने के लिए क्या रिक्वायर्ड ट्रेट है, क्या होना होगा आपको, क्या बोलोगे, जर्नलिस्ट, है ना। क्यों, क्योंकि सर टॉप लेवल पे अभी हमने सीखा था कि स्ट्रैटेजिक कंट्रोल अप्लाई करते थे आप बाकी के डिविजन्स पे, करते थे ना। लाइकवाइज यहाँ आप गाइडलाइन दोगे डिफरेंट बिजनेसेस को, ग्रुप सीईओ बनोगे आप। सो अगर टॉप मैनेजमेंट की बात करें, टॉप मैनेजमेंट पे हमारे पास बोर्ड होगा, हमारे पास सीईओज होंगे, हमारे पास टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव्स होंगे, ये सब के सब जर्नलिस्ट होंगे। दे हैव आइडिया ऑफ एवरी बिजनेस। अब मैं बोर्ड की बात नहीं कर रहा हूँ, बाकी जो जो मैनेजमेंट का हिस्सा है, दे मस्ट बी नोइंग अबाउट द डिफरेंट बिजनेसेस, डिफरेंट फंक्शंस ऑफ बिजनेस, उन्हें इनके बारे में निश्चित रूप से आइडिया होगा, मतलब दे विल हैव टू बी जर्नलिस्ट। अदरवाइज वो मैनेज ही नहीं कर पाएंगे, बिकॉज डिफरेंट फंक्शंस को अगर आप नहीं समझोगे तो उसको आप उसके रिगार्डिंग डिसीजंस में आप कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो पहले हमारे पास टॉप लेवल आ गया, टॉप मैनेजमेंट आ गया। दिस इज लाइक ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ कंट्री। मान लो पीएम यहाँ है हमारे कंट्री के। अब पीएम खुद तो सारा काम करते नहीं है ना, उनको एक ऑफिस देना होगा आपको। तो यहाँ ऑफिस के लिए हमारे पास क्या होता है, वी विल हैव द कॉर्पोरेट स्टाफ। यहाँ हम क्या देंगे, इन्हें कॉर्पोरेट स्टाफ देंगे। सो डिफरेंट कॉर्पोरेट कॉर्पोरेट एचआर हो गया, कॉर्पोरेट इंजीनियरिंग हो गया, है ना, पहले भी देखा था हमने इसको। कॉर्पोरेट इंजीनियरिंग हो गया, CORP लिख रहा हूँ मैं, कॉप। लाइकवाइज वी विल हैव कॉर्पोरेट प्लानिंग हियर, इसको सेंटर में लगा देते हैं, कॉर्पोरेट प्लानिंग यहाँ आ गया, है ना। लाइकवाइज वी कैन हैव कॉर्पोरेट अकाउंट्स और फाइनेंस, यहाँ आ गया। इस तरह से हमने क्या किया, इनको एक ऑफिस दे दिया। सो दिस इज द कॉर्पोरेट ऑफिस, दिस द कॉर्पोरेट स्टाफ। अब कॉर्पोरेट स्टाफ का काम होता है टॉप मैनेजमेंट को असिस्ट करना इन स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एंड वेरियस अदर एक्टिविटीज। यहाँ से जब हम नीचे जाते हैं तो डिविजनल में हम डिवीजन बना देते थे, अगर आपको याद हो तो, बट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द SBU। तो हमने क्या फॉर्म किया, स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट। लेट्स से दिस इज स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट 1, ये हो गया स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट 2, और ये हो गया स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट 3। अब जरा गौर करो व्हाट इज गोइंग टू हैपन हियर। ये जो SBU है ये फुल फ्लेज अपने आप में एक इंडिपेंडेंट बिजनेस यूनिट है। ये क्या है, पूरी तरह से एक इंडिपेंडेंट बिजनेस यूनिट है। दिस इज कंप्लीटली इंडिपेंडेंट बिजनेस यूनिट। इंडिपेंडेंट बिजनेस यूनिट का मतलब क्या हुआ, इनकी अपनी आइडेंटिटी है, ये एक कंपनी है, ये एक अलग कंपनी है, और ये एक अलग कंपनी है। टाटा मोटर है ना, TCS है, टाटा पावर है, ऐसे ही हमने एग्जांपल लिया था। इन सब की अपनी अपनी आइडेंटिटी है। इन सभी SBUs का अपना विजन होता है। सो दे विल हैव देयर ओन विजन, दे विल हैव देयर ओन मिशन, है ना। सबके अपने अपने सेट ऑफ कस्टमर्स होंगे और सबके अपने अपने कॉम्पिटिटर्स होंगे। दे विल हैव देयर ओन कॉम्पिटिटर्स। क्योंकि एक SBU में एक ही तरह का प्रोडक्ट है, सो ग्रुपिंग ऑफ सिमिलर प्रोडक्ट्स हैं, ग्रुपिंग ऑफ सिमिलर प्रोडक्ट और बिजनेसेस। सिमिलर प्रोडक्ट या बिजनेसेस के ग्रुपिंग को हम SBU बुलाते हैं, ग्रुपिंग ऑफ सिमिलर प्रोडक्ट और बिजनेसेस। तो हर एक SBU में एक तरह के प्रोडक्ट एंड बिजनेसेस को हमने जगह दी है, ठीक है। अच्छा आप बताओ, क्या हर एक SBU का CEO होगा? बिल्कुल होगा। तो हर एक SBU में क्या होगा, इसका अपना CEO होगा जो इस पर्टिकुलर SBU को मैनेज कर रहा होगा। एवरी SBU विल हैव देयर ओन CEO। सबके अपने अपने विजन एंड मिशन, सबके अपने अपने कस्टमर्स, सबके अपने अपने कॉम्पिटिटर्स, सब अपने आप में एक इंडिपेंडेंट बिजनेस है जिनको इंडिपेंडेंटली ट्रीट किया जा सकता है। कहने का मतलब अगर आप एक SBU को मान लो लिक्विडेट करते हो तो इसका इम्पैक्ट दूसरे पे नहीं होगा। क्या हुआ, किंगफिशर एयरलाइंस लिक्विडेट हो गया, लेकिन क्या यूनाइटेड बीवरेज पे कोई फर्क पड़ा? नहीं। किंगफिशर बैंकरप्ट हो गया, लेकिन यूनाइटेड बीवरेज चलता रहा, जबकि दोनों एक ही आदमी की कंपनी है। विजय माल्या साहब, उनको वो भाग गए देश से, लेकिन कंपनी चल रही है अभी भी। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हर एक SBU अपने आप में उसकी एक इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी है, जिसमें सिमिलर प्रोडक्ट को, सिमिलर बिजनेसेस को हमने क्लब करके रखा हुआ है, और एक SBU दूसरे पे डिपेंड नहीं करता। सिंपल है। यानी कि सबका सेपरेट ट्रीटमेंट पॉसिबल है। तो हमने SBUs फॉर्म कर दिया। अब SBUs के अंदर क्या क्लब है हमारा, क्या ग्रुप है? तो हमने कहा सर सिमिलर बिजनेसेस, सो देयर मे बी डिवीजन। सो लेट्स से डिवीजन A, डिवीजन B, डिवीजन C, एंड देयर इन द डिवीजन यू हैव व्हाट, डिफरेंट फंक्शनल डिपार्टमेंट्स। एक एक करके हम ले लिया हमने।
सब पे बनाओगे तो बहुत ज़्यादा जगह जाएगा, ज़रूरत नहीं होती है। तो हमने इसके नीचे क्या किया, फंक्शंस बना दिया। तो डिवीज़न के अंदर हमारा हो गया फंक्शन 1, फंक्शन 2 एंड फंक्शन 3। ये बन जाता है SBU स्ट्रक्चर। ठीक है, देखो ग्रोथ करना कितना आसान है ना। तो सपोज यू हैव टू एंटर इनटू अ न्यू सेक्टर, आपको एक नई इंडस्ट्री में एंटर करना है, क्या करोगे आप, एक SBU लॉन्च कर दोगे। आपने एक SBU लॉन्च कर दिया न्यू सेक्टर में ऑपरेट करने के लिए। हर एक SBU अपने अपने सेक्टर में काम कर रहा है, कोई परेशानी ही नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो स्ट्रक्चर है तो ग्रोथ के लिए क्या है, बहुत ही हेल्पफुल है। क्या बोलोगे, हेल्पफुल इन ग्रोथ, हेल्पफुल इन ग्रोथ। आसानी से हम क्या कर सकते हैं, प्रोडक्ट एंड बिजनेसेस को ऐड कर सकते हैं। तो ग्रोथ करने में ये स्ट्रक्चर हमारे लिए क्या होगा, बहुत ही हेल्पफुल होगा। Whenever we have to enter into a new business, what we have to do is launch an SBU. That's it. Launch a SBU. एक SBU launch करो, आपका काम खत्म। सेकंड देखो, पहले जब आपने फंक्शनल पढ़ा था तो अकाउंटेबिलिटी टॉप मैनेजमेंट के पास रहता था। जब आपने डिविजनल पढ़ा था तो अकाउंटेबिलिटी डिवीजन के पास भी जाता था, तो अकाउंटेबिलिटी प्रमोट हो रहा था। अब क्या होगा, आप बोलोगे सर इसमें तो और अच्छी बात है, इसमें हमारा एक लेयर यहाँ बन रहा है, एक लेयर यहाँ बन रहा है ना। एंड ऑफ कोर्स फंक्शन लेवल को भी आप कंसीडर कर लो, इसके ऊपर भी आपके पास इसको बनता ही बनता है। तो ये 3 लेयर का स्ट्रक्चर हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है। कॉर्पोरेट लेवल है, बिजनेस लेवल है, फंक्शन लेवल है। तो जैसे ये 3 लेवल का स्ट्रक्चर हमें दिखता है, यहाँ 3 लेयर्स हमारे पास होते हैं। और आप जानते हैं विद इंक्रीजिंग नंबर ऑफ लेयर्स करियर डेवलपमेंट चांसेस क्या होता है, बढ़ता है। करियर डेवलपमेंट चांसेस क्या होगा, ज्यादा होगा। करियर डेवलपमेंट चांसेस क्या होगा, ज्यादा होगा। दूसरी बात, अकाउंटेबिलिटी की हम बात कर रहे थे, करियर डेवलपमेंट चांसेस तो ज्यादा ही होगा। अकाउंटेबिलिटी क्या था, फंक्शन में टॉप मैनेजमेंट के पास रहता था, डिवीजन में डिविजनल हेड के पास गया था। बट यहां देखो, अकाउंटेबिलिटी विल गो टू द SBU एंड फ्रॉम SBU इट विल गो टू द डिवीजन। यस और नो, तो क्या बोलोगे आप, अकाउंटेबिलिटी प्रमोट तो हो ही रहा है, अकाउंटेबिलिटी प्रमोटेड। यस और नो। और अगर करियर डेवलपमेंट चांसेस हाई हैं तो एम्प्लॉय मोरल भी क्या होगा, हाई होगा। एम्प्लॉय मोरल भी क्या होगा, हाई होगा। सो करियर डेवलपमेंट चांसेस पूरी तरह से इस बात पर डिपेंड करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में कितने लेयर्स हैं। जितने ज़्यादा लेयर्स होंगे प्रमोशन के चांसेस उतने ज़्यादा होंगे, उतने ज़्यादा लोग प्रमोट कर पाएंगे और करियर डेवलपमेंट चांसेस क्या होंगे, बढ़ेंगे। क्लियर है। बट इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम पता है क्या है, आप खुद सोचो, यू हैव डिफरेंट SBUs, देन यू हैव डिफरेंट डिवीजन, यानी कि कॉस्ट क्या होगा, ज़्यादा होगा। कॉस्टली स्ट्रक्चर होगा ना, कॉस्टली स्ट्रक्चर होगा। लेकिन अगर आप मल्टी बिजनेस मल्टी प्रोडक्ट हैं, अगर आप मल्टी बिजनेस मल्टी प्रोडक्ट एंटरप्राइज हैं, तो आपके लिए ये स्ट्रक्चर क्या है, बहुत ही सुटेबल है। यस और नो। मल्टी बिजनेस मल्टी प्रोडक्ट एंटरप्राइज अगर आप हैं तो तब तो आप चाहोगे ना कि आपके पास SBO स्ट्रक्चर हो, बिकॉज इट विल बी इजी टू मैनेज मल्टीपल बिजनेसेस एंड मल्टीपल प्रोडक्ट विद द हेल्प ऑफ व्हाट, SBO स्ट्रक्चर। इससे प्रीवियस आपने जो भी स्ट्रक्चर देखा था उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स आने लगती थी। जब आपके पास मल्टीपल प्रोडक्ट मल्टीपल बिजनेस था और आप मल्टी डिविजनल पे गए थे तो आपने देखा था यू वर हैविंग लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। ये प्रॉब्लम्स आपको SBO में देखने को नहीं मिलेंगे। तो दिस इज SBO स्ट्रक्चर, राइट। चलो आगे बढ़ो और जरा देखिए इसके फंडामेंटल्स को। SBO स्ट्रक्चर इज रेलेवेंट टू मल्टी प्रोडक्ट मल्टी बिजनेस एंटरप्राइजेस। हमने कहा सिंगल प्रोडक्ट है SBU बनाए, आप बोलोगे क्यों बनाओगे भाई, सिंगल प्रोडक्ट है फंक्शनल पे रहो, है ना। 2 प्रोडक्ट है, बोलोगे आप डिविजनल बना लो ना। लेकिन बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, बहुत सारे इंडस्ट्री में ऑपरेट कर रहे हैं, तब आप बोलोगे नहीं, अब आपको SBU चाहिए ताकि आप सिमिलर प्रोडक्ट को एक साथ ग्रुप करके मैनेज कर सको, उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट कर सको, वरना अदरवाइज मल्टी डिविजनल में यू विल फेस प्रॉब्लम। तो मल्टी प्रोडक्ट मल्टी बिजनेस एंटरप्राइज के लिए ये रेलेवेंट है, ऐसे ही कंपनी में इसको यूज किया जाएगा। इट इज इम्प्रैक्टिकल फॉर एन एंटरप्राइज विद अ मल्टीट्यूड ऑफ बिजनेसेस to provide separate strategic planning treatment to each one of its product and businesses. So if you have the multitude of businesses, मतलब you have lot of businesses, you have multiple products and businesses with you, in that case सबको आप separate planning दे सको, ये practical नहीं होता। तभी तो जो सिमिलर थे उनको हमने ग्रुप में डाल दिया, और अगर हमने ग्रुप में डाल दिया तो अब उस SBU का, हर एक SBU का सेपरेट इंडिपेंडेंट उनकी स्ट्रैटेजिक प्लानिंग की जा सकती है।
यही था ना जब मल्टी डिविजनल को कर रहे थे तब यही तो डिफिकल्टी आ रही थी। आप स्ट्रेटेजिक प्लानिंग मल्टी डिवीजन में आपको करने में बहुत डिफिकल्टी होगी, बट व्हेन इट कम्स टू कि आपने सिमिलर प्रोडक्ट को ग्रुप कर दिया, तो उस कंडीशन में सेपरेट स्ट्रेटेजिक प्लानिंग ट्रीटमेंट टू ईच ऑफ द प्रोडक्ट कैन बी गिवन थ्रू द एसबीओ। अदरवाइज ये इम्प्रैक्टिकल है। इट हैज टू नेसेसरली ग्रुप द प्रोडक्ट या बिजनेसेस को क्या करना होगा, ग्रुप करना होगा इनटू अ मैनेजेबल नंबर ऑफ स्ट्रेटेजिकली रिलेटेड बिजनेस यूनिट्स, and that is group of strategically related businesses and product is your SBU, and then take them for the strategic planning. So what we said, we have multiple products, उन multiple products के लिए individually independently strategic planning करना impractical है। लेकिन अगर हमने सिमिलर प्रोडक्ट को एक साथ ग्रुप कर दिया तो फिर हम उस SBU के लिए आसानी से स्ट्रेटेजिक प्लानिंग कर सकते हैं। सो दैट इज वाई वी फॉर्म द SBU structure. SBU is a grouping of related businesses which is amenable to composite planning treatment. Okay, we know that very well. In a SBU, there is never an unrelated product, never an unrelated product. It's always a group of related businesses. Related businesses का ही group होता है क्या? SBU. ठीक है? A multi-business enterprise groups its multitude of business into a few distinct businesses unit in a scientific way. So मल्टीपल बिजनेस को ग्रुप करके क्या कर दिया, कुछ डिस्टिंक्ट बिजनेस बना दिया, एसबीयूज बना दिए। द पर्पस इज टू प्रोवाइड इफेक्टिव स्ट्रेटेजिक प्लानिंग ट्रीटमेंट। हमेशा याद रखना, द रीजन इज टू प्रोवाइड इफेक्टिव स्ट्रेटेजिक प्लानिंग ट्रीटमेंट, दैट इज व्हाई वी फॉर्म द स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या कहा था, हर एक एसबीयू का अपना मैनेजर होगा, अपने सीईओ होंगे, हर एक एसबीयू का अपना विजन एंड मिशन होगा, हर एक एसबीयू के अपने सेट ऑफ कस्टमर्स होंगे, हर एक एसबीयू का अपना सेट ऑफ कॉम्पिटिटर्स होगा। इट इज अ सिंगल बिजनेस और कलेक्शन ऑफ रिलेटेड बिजनेसेस, ये तो डेफिनेशन हो गया। इट हैज इट्स ओन सेट ऑफ कॉम्पिटिटर्स, सबका अपना अपना क्या होता है, कॉम्पिटिटर्स होता है। अब जो टाटा मोटर का कॉम्पिटिटर है, क्या वही टीसीएस का कॉम्पिटिटर होगा? नहीं, टाटा मोटर का अपना कॉम्पिटिटर होगा, टीसीएस का अपना होगा। टाटा मोटर्स के अपने विजन्स होंगे, मिशंस होंगे, एंड अकॉर्डिंगली टीसीएस का अपना विजन एंड मिशन होगा। It has a manager who has responsibility for strategic planning and profit performance and who has control of profit influencing factor, and that manager is basically the CEO of the company. तो हर एक एसबीयू का एक मैनेजर होगा, a manager will be responsible for planning and the success or failure of the unit, right? So this is the characteristics. याद रखना है, CEO, विजन मिशन, CEO को याद रख लो, विजन मिशन को याद रख लो, कस्टमर्स को याद रख लो, कॉम्पिटिटर को याद रख लो, है राइट? ये चार कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो आपको एसबीयू में ध्यान में रखना है। टेरिटोरियल स्ट्रक्चर वर्सेस एसबीयू स्ट्रक्चर, टेरिटोरियल स्ट्रक्चर वर्सेस एसबीयू स्ट्रक्चर, टेरिटोरियल स्ट्रक्चर वर्सेस एसबीयू स्ट्रक्चर। टेरिटोरियल स्ट्रक्चर का मतलब क्या हुआ? अगर आपने टेरिटरी के हिसाब से अपने बिजनेस को मैनेज किया, मान लो इंडिया है तो इंडिया को आपने डिफरेंट जोन में बांट दिया, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, चार जोन में आपने बांट दिया, और चार टेरिटरी आपने डिफाइन कर दिया कि ये चार टेरिटरी हैं, इनको मैनेज करने के लिए आपने चार ऑफिसेस बना दिए। तो नाउ यू आर मैनेजिंग योर बिजनेस बेस्ड ऑन टेरिटरी, टेरिटरी के आधार पर आप अपने बिजनेस को मैनेज कर रहे हैं। बट देयर इज अ प्रॉब्लम, अगर मैंने टेरिटरी के आधार पे बिजनेस को मैनेज किया और मान लो ये दिस इज टेरिटरी 1, दिस इज टेरिटरी 2, दिस इज टेरिटरी 3 एंड दिस इज टेरिटरी 4, क्या डिफिकल्टी आएगी जरा सोचो। नाउ वी हैव लेट्स से 2 प्रोडक्ट्स, एक प्रोडक्ट का नाम है X, एक प्रोडक्ट का नाम है Y। सो टेरिटरी 1 में वी आर सेलिंग X एंड Y बोथ, इन टेरिटरी 2 वी आर सेलिंग X, in territory 3 we are selling Y, in territory 4 we are selling X and Y both, just for example। हो सकता है मैं इसमें और बिजनेस ऐड कर दूं, बट अभी फिलहाल हमारा X और Y दो ही बिजनेस है। X और Y टेरिटरी 1 में कर रहे हैं, X टेरिटरी 2 में कर रहे हैं, Y टेरिटरी 3 में कर रहे हैं, X एंड Y टेरिटरी 4 में कर रहे हैं, ऐसे एज्यूम कर लो। अब क्या हो रहा है कि दीज टेरिटरीज आर मैनेज्ड बाय डिफरेंट मैनेजर्स, डिफरेंट टीम्स, यस और नो, और टेरिटरी के आधार पे वी आर मैनेजिंग आवर बिजनेसेस, यस और नो, यस। तो हम टेरिटरी के आधार पे अपने बिजनेस को मैनेज कर रहे हैं। तो अब क्या हो सकता है जरा सोचो कि द वे द प्रोडक्ट Y इज बीइंग ट्रीटेड इन टेरिटरी 1 may not be the similar
as the way Y is being treated in territory 3. इसका जो मैनेजर है इसका नाम है राम और इसका जो मैनेजर है इसका नाम है मोहन, एंड दे हैव वेरी डिफरेंट स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट. एंड इस बात को इंश्योर करना कि दोनों टेरिटरी में वाई का सेम ट्रीटमेंट मिले, इसकी कोई श्योरिटी नहीं हो सकती. हो सकता है कि इस प्रोडक्ट को वाई को टेरिटरी 1 में एक तरह से ट्रीट किया जा रहा है जबकि टेरिटरी 3 में किसी दूसरे तरह से उसको ट्रीट किया जा रहा है. तो सेम प्रोडक्ट आर गेटिंग डिफरेंट ट्रीटमेंट. पहला प्रॉब्लम, प्रोडक्ट तो सेम है लेकिन टेरिटरी अलग अलग है, तो अलग अलग टेरिटरी में अलग अलग तरीके से उसको क्या किया जा रहा है, एग्जीक्यूट किया जा रहा है, उसको ट्रीट किया जा रहा है, उसके लिए स्ट्रैटेजीज लगाई जा रही है. तो ये तो गलत हो गया ना. अगर हम टेरिटरी के आधार पे मैनेज करते हैं प्रोडक्ट को, तो उस कंडीशन में टेरिटोरियल मैनेजमेंट में वी विल फाइंड दैट द सेम प्रोडक्ट आर गेटिंग डिफरेंट ट्रीटमेंट. अलग अलग टेरिटरी में सेम प्रोडक्ट को अलग अलग तरह से ट्रीट किया जा सकता है. ये प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी. तो आपने क्या कहा कि पहला प्रॉब्लम दिखा आपको, सेम प्रोडक्ट में गेट डिफरेंट ट्रीटमेंट. अब क्या हुआ देखो, सेकेंड प्रोडक्ट इज योर एक्स. तो अब द वे एक्स शुड बी ट्रीटेड, अब जैसे टेरिटरी 2 है, टेरिटरी 2 सिर्फ एक्स में डील कर रहा है, सो देयर फोकस इज वेरी क्लियर and they are following what should be done as with relative to x, and they are focused on x and they are treating x in an appropriate manner. But अब territory 1 में क्या हो रहा है कि they have y as well, so the way they are treating y, they start treating x as well. x को भी वो उसी तरह से डील कर लेते हैं जिस तरह से वो y को डील कर रहे हैं. तो आप क्या कह रहे हो कि सर व्हाट इज हैपनिंग हियर, कि अगर हम x की बात करें और y की बात करें तो टेरिटरी 1 में तो ये दोनों अलग अलग प्रोडक्ट है ना. y को अलग तरह से ट्रीट किया जाना चाहिए, x को अलग तरह से ट्रीट किया जाना चाहिए, बट ऐसा हो ही नहीं रहा है टेरिटरी 1 में. क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि इनके पास दोनों प्रोडक्ट है और ये दोनों प्रोडक्ट को एक ही तरह से ट्रीट कर रहे हैं. यानी कि जिस तरह से सेम प्रोडक्ट में गेट डिफरेंट ट्रीटमेंट, लाइकवाइज एक और प्रॉब्लम दिख सकती है हमें, दैट द डिफरेंट प्रोडक्ट में गेट same treatment. Same product may get different treatment, at the same time you can see that different product may get same treatment. तो टेरिटोरियल वे में अगर हम मैनेज करते हैं बिजनेस को, सो दिस इज योर प्रॉब्लम यू फेस. ये दो रीजंस हैं जिसकी वजह से आप एसबीयू को बेटर बताते हो. आपको तो अगर एसबीयू में होता तो सर ऐसा नहीं होता. मैंने पूछा क्यों नहीं होता, आप कहते हो सर कैसी बातें कर रहे हो आप. इधर देखो क्या हो जाता, हम बनाते एक एसबीयू 1, एक बनाते एसबीयू 2, एक में रखते x, एक में रखते y, झंझट खत्म. अब SBU 1 में x के बारे में ही प्लानिंग करनी है, SBU 2 में y के बारे में ही प्लानिंग करनी है, कोई चक्कर ही नहीं आएगा. आप 4 टेरिटरी में आपने क्या किया, टेरिटरी 1 में और टेरिटरी 3 में और टेरिटरी 4 में आपने क्या किया, y को बेचा है ना. तो आपने कहा कि इसका मतलब हो गया डिवीजन 1, डिवीजन 3 एंड डिवीजन 4, D3, D1, D3, D4 आ गया. और x को आपने कितनी जगह की बात कर रहे हो आप, 2 जगह की ना. तो आपने कहा D1 एंड D2 आ गया ना. ये D1 हो गया और ये D2 हो गया. कोई दिक्कत आएगी क्या? नहीं आएगी, क्योंकि आप सब रीजन में आप ऑपरेट कर रहे हो, आपके ऑपरेशन में कोई फर्क नहीं आया. लेकिन आप प्लानिंग सेम होगी, क्योंकि प्लानिंग किसके लिए की जाएगी, एसबीयू के लिए की जाएगी, टेरिटोरियल यूनिट के लिए नहीं की जाएगी. अलग अलग टेरिटरी के यूनिट के लिए प्लानिंग नहीं होगी, उनकी अपनी प्लानिंग नहीं होगी. अब प्लानिंग एसबीयू के लिए होगी और उसी के आधार पर डिवीजन डिफरेंट टेरिटरी में क्या करेगा, काम करेगा. तो क्या बेटर है, टेरिटोरियल बेस्ड या फिर एसबीयू बेस्ड? क्या बोलोगे, एसबीयू बेस्ड. टेरिटोरियल में 2 प्रॉब्लम्स हमें साफ साफ दिखाई दे रही है. सो टेरिटोरियल स्ट्रक्चर वर्सेस एसबीयू स्ट्रक्चर. हिस्टोरिकली लार्ज मल्टी बिजनेस फर्म्स were handling business planning on a territorial basis. पहले ऐसा होता था, टेरिटरी के आधार पर वो मैनेज करते थे. Since their structure was territorial, in many cases such a structure was the outcome of manufacturing or distribution logistics. Often the territorial structure did not suit the purpose of planning. When strategic planning was carried out treating territory as a unit for planning, it gave rise to 2 kinds of difficulties. जब टेरिटरीज को आधार बना के, यूनिट बना के प्लानिंग करी गई थी, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग की जाती थी, तो 2 प्रॉब्लम्स फेस होता था. पहला, सेम प्रोडक्ट वाज गेटिंग वैरीड स्ट्रैटेजिक प्लानिंग ट्रीटमेंट.
सेम प्रोडक्ट पे अलग अलग टेरिटरी में अलग अलग तरह से प्लानिंग ट्रीटमेंट देखने को मिलता था। दूसरा, different and unrelated product with dissimilar characteristics were getting identical strategic planning. डिफरेंट प्रोडक्ट के लिए सेम ट्रीटमेंट हो जाता था कभी कभी। तो सेम प्रोडक्ट में गेट डिफरेंट ट्रीटमेंट और डिफरेंट प्रोडक्ट में गेट सेम ट्रीटमेंट। दिस वाज द प्रॉब्लम जब आप फेस करते थे टेरिटोरियल बेस्ड, जब आप प्लानिंग करते थे टेरिटोरियल यूनिट के आधार पर, जब आप प्लानिंग करते थे तो ये दो प्रॉब्लम्स आप फेस करते थे। दैट इज व्हाई वी से दैट SBU is the better one. The concept of SBU breaks away from this practice. It recognizes that just because a firm is structured into several territorial unit, let's say 6 unit, it is not necessarily in 6 different businesses. SBU कहता है आप 6 यूनिट में बटे हैं तो इसका मतलब आप 6 बिजनेस में बटे हैं, ऐसा कुछ नहीं। हमने 4 टेरिटरी में बांटा था अभी, लेकिन SBU तो 2 ही बना। SBU कहते हैं आप 2 ही हो, X and Y। अब उसी X एंड Y का कॉम्बिनेशन के लिए आपने इंडिया को 4 टेरिटरी में बांट दिया, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट करके आपने बांट दिया ना। आप और इसके आप 10 टेरिटरी में बांट दो, लेकिन क्या आपके 10 बिजनेस हो जाएंगे? अगर आप 15 टेरिटरी में बांट दोगे तो क्या 15 बिजनेस हो जाएंगे? नहीं। टेरिटोरियल बेस्ड जब हम करते थे प्लानिंग, उस कंडीशन में हर एक टेरिटरी को एक यूनिट मान के चलते थे। बट SBU तो ऐसा नहीं कहता। इट मे बी इंगेज्ड इन ओनली 3 डिस्टिंक्ट बिजनेसेस, है ना। 6 अलग अलग टेरिटोरियल यूनिट हैं, लेकिन उनको हो सकता है कि 3 बिजनेस में ही लाया जाए। ये 6 और 3 जो नंबर आप सुन रहे हो ना, दिस इज जस्ट एग्जांपल, है ना। कुछ भी हो सकता है। हमारे एग्जांपल में क्या था, 4 टेरिटोरियल यूनिट थे और उसको हमने 2 SBU में बांट दिया। सो SBU इसका सोल्यूशन लेके आ जाता है। इट इज ऑल्सो पॉसिबल दैट इट इज एंगेज्ड इन मोर देन 6 बिजनेसेस, पॉसिबिलिटी कुछ भी हो सकती है। सो दिस इज अ टेरिटोरियल वर्सेस SBU। इसको ध्यान में रखना आप, है ना, अगर ट्रिकी क्वेश्चन बनाने का उनका दिल करे तो दे में आस्क यू कि भाई बताओ टेरिटोरियल में और SBU में क्या फर्क है, कैसे एक्सप्लेन करोगे बताओ। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। कंपोजिशन जानते हो आप, 3 लेवल है हमारे पास। The SBU structure is composed of operating units where each unit represent a separate business, that is the SBU, to which the top corporate officer delegate responsibility for day-to-day operations and business unit strategy to its managers. By such delegation, the corporate office is responsible for formulating and implementing overall corporate strategy and manage SBU through strategic and financial controls. The SBU structure groups only similar product into strategic business units and delegates authority and responsibility for each unit to a senior executive who report directly to the chief executive officer. This change in structure can facilitate group strategy implementation by improving coordination between similar divisions. SBU consists of at least 3 levels, with a corporate headquarter at the top, SBU group at the second level and division group related with each other at third level, है ना। तो 3 लेवल होते हैं हमारे पास। यही आपका 3 लेयर का जो आपने स्ट्रेटेजिक लेवल पढ़ा था ना, वो यही है। सो वी हैव द प्रेसिडेंट, वी हैव द कॉर्पोरेट स्टाफ हियर, SBU A B C, देन अंडर द SBU वी हैव व्हाट, डिविजन्स। यही हमारा क्या है, SBU स्ट्रक्चर है। कितने लेयर बनते हैं? 3 लेयर बनते हैं। This means that within each SBU, divisions are related to each other. Within each SBU, divisions producing similar product or using similar technology. Individual SBUs are treated as profit center and controlled by the corporate headquarter. बस यही relevant है। पूरी थियरी को रटने की कोशिश मत करना, सिर्फ relevant bullets को दिमाग में रखिएगा, पॉइंट्स को दिमाग में रखिएगा, वही मेंशन करके आपको आना है एग्जामिनेशन। बुक छाप के नहीं आना है ना। आपने क्लास नोट्स के सैंपल देख चुके हो, आपके बैच में भी मैंने आपको रेगुलर लेक्चर दिए हैं। आपने क्लास नोट्स का सैंपल देखा होगा कि हमारा नोट्स बहुत ही फिल्टर होता है, हमारा जो कंटेंट होता है बहुत ही फिल्टर्ड होता है। हम सब कुछ नहीं लिखने की हमारे को आवश्यकता है एग्जामिनेशन में। तो क्लास नोट्स का भी अगर आप क्लास नोट्स जितना आप करते हो ना, उसका अगर आपने 60% में लिख दिया, यू विल गेट द फुल मार्क्स। वो भी पूरा नहीं लिखना, क्योंकि वो मार्क्स के हिसाब से थियरी अपने आप एडजस्ट हो जाता है। और एक और मजेदार बात, एक बच्चे का पूछना था कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि कितना लिखना है, तो उसकी चिंता ही मत करो।
क्योंकि आप ज़्यादा कम करने का आपके पास स्कोप ही नहीं होगा। तो क्या मुझे थियरी बढ़ाना घटाना नहीं सीखना है? अरे बाबा नहीं सीखना है, नॉट नीडेड एट ऑल। क्यों नहीं सीखना है? अरे वो सब आप सीख चुके हो 11th 10th 12th में। अब आपको वो सीखने की जरूरत नहीं है, आपका कॉन्सेप्ट पे पकड़ होनी चाहिए, आपकी कॉन्सेप्ट पे पकड़ होनी चाहिए। तो जैसे मान लो जैसे कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी है, सो कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी में आपने बहुत कुछ पढ़ा है, तो पूरा कॉस्ट लीडरशिप आपसे वो क्वेश्चन में थोड़ी पूछते हैं। They will ask you something in specific and you will have to answer something in specific। और जैसे ही आप स्पेसिफिक आंसर करोगे ना एज पर द क्वेश्चन, आप देखोगे कि उसी हिसाब से आपका थियरी सिमट के खुद ब खुद आ जाएगा। उससे ज़्यादा आप लिख ही नहीं पाओगे, उससे ज़्यादा लिखोगे तो आप सोचोगे कि फिर मैं कुछ ऐसा लिख रहा हूँ जो मैंने पढ़ा ही नहीं था। इंपॉर्टेंट है कि जो आपने पढ़ा वो आपके दिमाग में रहना चाहिए, है ना, वो समझ आप में होनी चाहिए। और क्वेश्चन पढ़ोगे अपने आप आंसर आइडेंटिफाई कर लोगे। हालांकि अभी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, डिस्क्रिप्टिव टेस्ट स्टार्ट होने वाला है, उसमें आपको बहुत हद तक आइडिया मिलेगा। मैं ढेर सारे गाइडेंस वीडियोस आप लोगों के लिए दूंगा। अब टाइम आ गया है जब मैं शेयर करना स्टार्ट कर दूं। अब मैं शेयर करना स्टार्ट करूंगा जो आपको फाइनल शेप देगा, आपके सोच को बिल्कुल नहीं कहते हैं फ्रीज करेगा। अभी तो आप सीख रहे हो, लास्ट में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आंसर राइटिंग के वक्त किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। बट मैं आपको एक बात बताऊं, इसके लिए कोई स्पेशल स्ट्रैटेजी नहीं चाहिए। मैं बार बार कहता आया हूं आप लोगों को, एसएम के क्वेश्चन आंसर्स का कोई सेट फॉर्मेट नहीं होता। इंट्रोडक्शन लिखेंगे, बॉडी लिखेंगे, कंक्लूजन लिखेंगे, जरूरत नहीं है, बकवास है। अगर कहीं कुछ इस तरह का सुनने को मिले ना तो कान बंद कर लो अपने, है ना। इस तरह का ज्ञान नहीं चाहिए, कुछ नहीं होता है ऐसा। स्ट्रेट क्वेश्चन आता है, स्ट्रेट आंसर करना होता है, पर ये स्पेसिफिक सवाल पूछे जाते हैं। सो कंटेंट पे कमांड रखना है। सोनी इज एन एग्जाम्पल, सोनी भी ऐसा कर रहे हैं। उनके भी 10 डिफरेंट बिजनेसेस को उन्होंने क्या किया, एसबीयू में कन्वर्ट कर लिया। ऑर्गेनाइज्ड 4 स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट में इन्होंने क्या किया, आपने 10 इंटरनल कंपनीज को ऑर्गेनाइज किया। तो 10 इंटरनल कंपनीज को 4 बिजनेस यूनिट में ऑर्गेनाइज किया, किसने? सोनी ने। सो दैट्स एग्जांपल ऑफ व्हाट, एसपीयू स्ट्रक्चर। व्हाट इज द प्रिंसिपल अंडरलाइंग द ग्रुपिंग? ग्रुपिंग के अंदर का, ग्रुपिंग का क्या प्रिंसिपल है? तो हम कहते हैं ग्रुपिंग का प्रिंसिपल तो यही है ना कि रिलेटेड प्रोडक्ट को हम ग्रुप कर रहे हैं, प्रिंसिपल तो यही है। The principle underlying grouping is that all related product related from the standpoint of function should fall under one SBU। जितने भी हमारे related product हैं उनको हम क्या करते हैं, एक SBU के अंदर डाल देते हैं, right? This is the basic logic। In other words, the SBU concept helps a multi-business corporation in scientifically grouping its business into a few distinct business units। तो प्रिंसिपल अंडरलाइंग ग्रुपिंग पूछा जाए तो बोलोगे भाई जितने भी प्रोडक्ट एंड बिजनेसेस हैं जिनका फंक्शन सिमिलर है, जो सिमिलर टाइप के हैं, उनको हम एक ग्रुप में डालते हैं। यही इसका बेसिक आधार है, ठीक है। एंड अकॉर्डिंगली वी कैन कैरी आउट आवर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एंडेवर बेटर। सो इफ यू हैव द ग्रुप ऑफ बिजनेस रिलेटेड बिजनेसेस, वी विल बी एबल टू डू बेटर स्ट्रेटेजिक प्लानिंग फॉर द ग्रुप। द कॉन्सेप्ट प्रोवाइड द राइट डायरेक्शन टू द स्ट्रेटेजिक प्लानिंग बाय रिमूविंग द वैगनेस and confusion often experienced in such multi-business enterprises in the matter of grouping of these business। So if you have grouped all the businesses, similar businesses under one SBU, then strategic planning will become easier। किसी भी तरह का confusion, vagueness जो होगा वो नहीं होगा। Let's talk about the attributes and benefits of SBU structure। See the attributes and benefits of SBU structure। आपके तो हम तो जानते हैं सर, मैंने कहा कैसे? मतलब आप अभी अभी तो कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ा था, वही तो है एट्रीब्यूट। कैरेक्टरिस्टिक्स और एट्रीब्यूट में कोई फर्क थोड़ी होता है। तो हाँ ठीक है, वही है, रिपीटेशन है, अलग तरह से बताने की कोशिश की गई है, ध्यान देना। द एट्रीब्यूट्स ऑफ एसबीयू एंड द बेनिफिट ऑफ फर्म में डिराइव फ्रॉम यूजिंग द एसबीयू स्ट्रक्चर आर। सबसे पहला, इट इज साइंटिफिक मेथड ऑफ ग्रुपिंग द बिजनेस ऑफ मल्टी बिजनेस कॉर्पोरेशन, है ना, विच हेल्प द फर्म इन स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। जनरल बात है, हमने सीखा था। तो जो मल्टी बिजनेस मल्टी प्रोडक्ट कॉर्पोरेशन है, एंटरप्राइजेस हैं, उनके डिफरेंट बिजनेसेस को ग्रुप करने का ये एक साइंटिफिक तरीका है। एंड अकॉर्डिंगली स्ट्रेटेजिक प्लानिंग कैन बी डन। ये तो डेफिनेशन है एसबीयू का, तो ये हमारा पहला एट्रीब्यूट हो गया। सेकंड, एन इंप्रूवमेंट ओवर द टेरिटोरियल ग्रुपिंग ऑफ बिजनेस एंड स्ट्रेटेजिक प्लानिंग बेस्ड ऑन टेरिटोरियल यूनिट्स। हमने देखा था कि जब टेरिटोरियल यूनिट्स बेस्ड हम स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करते थे तो 2 प्रॉब्लम फेस करते थे। सेम प्रोडक्ट वर गेटिंग डिफरेंट ट्रीटमेंट, डिफरेंट प्रोडक्ट्स आर गेटिंग सेम ट्रीटमेंट। तो इन दोनों ही प्रॉब्लम को एसबीयू ने रिजॉल्व कर दिया। तो सर्टेनली इट इज एन एडवांटेज ओवर, इट इज एन एडवांसमेंट ओवर, और इट इज एन इंप्रूवमेंट ओवर टेरिटोरियल बेस्ड प्लानिंग। टेरिटोरियल बेस्ड प्लानिंग का पे ये क्या है, एक तरह का एडवांसमेंट है, उस पर इंप्रूवमेंट है। तीसरा, एसबीयू इज ए ग्रुपिंग ऑफ रिलेटेड बिजनेस। हमने कहा हाँ, एंड कैन बी टेकन अप फॉर स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। तो हमने कहा हाँ।
All product or businesses falling in same SBU will get the same strategic planning or treatment. Yes or no? सेम एसबीयू के सारे प्रोडक्ट का क्या होगा, सेम स्ट्रेटेजिक प्लानिंग होगा, सेम ट्रीटमेंट होगा. तो प्रोडक्ट एंड बिजनेसेस विद इन एन एसबीयू रिसीव सेम प्लानिंग ट्रीटमेंट. राइट, तो आप ये भी जानते हो. नंबर 4, द टास्क कंसिस्ट ऑफ एनालाइजिंग एंड सेग्रीगेटिंग द असॉर्टमेंट ऑफ बिजनेस पोर्टफोलियो एंड रीग्रुपिंग देम इनटू अ फ्यू वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट साइंटिफिकली डिमार्केटेड बिजनेस यूनिट्स. यही सिंपल सी बात जो हमने सीखी ना, इसको देखो, इसको अंग्रेजी में लिखने का ये तरीका है. अब शेक्सपियर तो आपको बनना नहीं है. बनना है क्या? नहीं बनना ना. हम कहते नहीं सर, अंग्रेजी की क्लास तो चल नहीं रही है. इसका क्या मतलब है सर? इसका कोई मतलब नहीं है. इसका वही मतलब है कि जब हमने सीखा था कि एसबीयू बेसिकली ग्रुपिंग ऑफ रिलेटेड बिजनेसेस हैं बेस्ड ऑन फंक्शंस. ये इसका मतलब है. तो ये वाला आप पॉइंट को क्या करोगे, ध्यान में रखोगे. ऊपर वाला पॉइंट इग्नोर करना. प्रोडक्ट ऑफ बिजनेसेस दैट आर रिलेटेड फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ फंक्शन आर असेंबल्ड टुगेदर एज अ डिस्टिंक्ट एसबीयू. नेक्स्ट आ जाओ. क्या अनरिलेटेड प्रोडक्ट को एसबीयू में डालते हैं? नहीं डालते हैं. अनरिलेटेड प्रोडक्ट इन एनी ग्रुप आर सेपरेटेड. जो भी अनरिलेटेड प्रोडक्ट है उनको हमने क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया. नंबर 6 पे आओ. ग्रुपिंग द बिजनेसेस ऑन एसबीयू लाइन हेल्प फॉर्म इन स्ट्रेटेजिक प्लानिंग बाय रिमूविंग द वैगनेस एंड कंफ्यूजन जनरली सीन इन ग्रुपिंग ऑफ बिजनेसेस. आप नहीं जानते हो क्या? आप ऑलरेडी जानते हो. ईच एसबीयू इज अ सेपरेट बिजनेस फ्रॉम द स्ट्रेटेजिक प्लानिंग स्टैंड पॉइंट. ईच एसबीयू हैज देयर ओन मिशन, ओन ऑब्जेक्टिव, कॉम्पिटिशन एंड स्ट्रेटजी. वन एसबीयू विल बी डिस्टिंक्ट फ्रॉम अनदर. सो एक एसबीयू का जो मिशन है, ऑब्जेक्टिव है, कंपटीशन है, विजन है, ये दूसरे से पूरी तरह से अलग होता है. वी नो दैट. नंबर 8, ईच एसबीयू हैज इट्स ओन डिस्टिंक्ट सेट ऑफ कॉम्पिटिटर्स. जानते हैं हम. एंड ओन डिस्टिंक्ट स्ट्रैटेजी ऑब्वियसली. 9, ईच एसबीयू हैज देयर ओन मैनेजर और द सीईओ. तो सर ये कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एट्रीब्यूट्स में क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं है. थोड़ा सा क्या करना है, दिमाग लगाना है ना. देखो कितना ईजी है ना, कितना ईजी है एसएम. अब तो आपने पढ़ लिया पूरा सिलेबस. आपको नहीं लगता इट्स क्वाइट ईजी? इट्स अ लवली सब्जेक्ट है ना. लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम आती है, मैं हमेशा कहता हूँ, इस पे कुछ बच्चे हंसते भी हैं कि सर क्या आप मजाक कर रहे हो क्या? मैं बोला नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं बड़ा सीरियसली बोल रहा हूँ है ना. कि एसएम में मेरा कहना है कि अगर एक बार में क्वेश्चन समझ में आ जाए तो 90% चांसेस है कि आप गलत जवाब लिखने जा रहे हैं. डरा रहे हो सर? डरने वाली बात नहीं है. दोबारा क्वेश्चन पढ़ो. एक बार में अगर समझ में आ गया ना तो 90% चांसेस आप गलत आंसर लिख के चले आओगे. क्या करो, दोबारा पढ़ो क्वेश्चन को और अपने आंसर को कंफर्म करो कि हाँ, जो मैंने पहली बार सोचा था वो वाकई मैंने सही सोचा था. क्योंकि कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन कुछ और पूछ रहा है, आंसर कुछ और आएगा. अभी क्या होगा कि अगर आपके कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी है, आपने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा, पहली बार पढ़ा, आंसर क्लिक किया, दूसरी बार पढ़ा, आंसर कंफर्म किया, आराम से लिखो, घर चले आओ, मस्त है ना. सो ये इसमें क्या चाहिए? इसमें कॉन्सेप्ट क्लैरिटी चाहिए. जितना ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है, जितना ज़्यादा आपने उसको रिवाइज करके रखा है, उतनी आसानी से आप इस पेपर को क्रैक कर दोगे. इस पेपर में किसी ने शॉर्टकट लेने की कोशिश की कि चलो कुछ रटा वटा कर लेंगे, जैसे तैसे मैनेज कर लेंगे, तो मामला फंसेगा. हाँ, मामला क्या होता है, फंसता है. अब वो बुरा लगे अच्छा लगे, बट यही सच्चाई है ना. सो मेहनत करते रहिए. Corporate level need to deal with question that whether the corporate body wish to have a related set of SBU or not, if so, on what basis. अब ये क्या है, तो बेसिक सिंपल सा एक डिस्कशन है कि भाई आप SBU चाहिए आपको या नहीं चाहिए. किस आधार पे कॉर्पोरेट डिसाइड करेगा इस बात को. ट्रिपल स्टार मैंने किया है सिर्फ इसलिए क्योंकि ट्रिकी सम टाइप ऑफ क्वेश्चन कैन बी क्रिएटेड, बट कभी पूछा नहीं गया है तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है. This issue of relatedness in turn has direct implication on decision about diversification. Relatedness might exist in different ways. पहला देखना, SBU might build on similar technology or all provide similar sort of product or services. ऐसा हो सकता है ना कि SBU जो है वो similar technology पे build हुआ हो. SBU might be serving similar or different market. Even if technology or product differ, it may be that the customers are similar. ऐसा हो सकता है. And see, it may be that other competences on which the competitive advantage of different SBU is built have similarities. तो रिलेटेडनेस के लिए आपके पास ये 3 एस्पेक्ट हैं. तीनों एस्पेक्ट को ध्यान में रखिएगा और कोई दिक्कत हो तो बताइएगा. राइट. सो दिस इज योर एसबीयू स्ट्रक्चर. एसबीयू स्ट्रक्चर के बाद हम चलेंगे नेक्स्ट स्ट्रक्चर पे, विच इज कॉल्ड एज मैट्रिक्स स्ट्रक्चर, है ना. तो चलो मैट्रिक्स को समझो ध्यान से. बहुत सिंपल है. डायग्राम को ध्यान से समझ लो. डायग्राम पे ही पूरी थ्योरी बता दूंगा मैं और फिर हम जाके कंटेंट को देख लेंगे. राइट. सो ध्यान से समझिएगा. नाम है मैट्रिक्स, तो मैट्रिक्स मूवी की याद आई आप लोगों को? मैट्रिक्स मूवी देखिए आप लोगों ने, देखा ही होगा है ना, ऑब्वियसली देखा होगा. सो मैट्रिक्स या सुना होगा उसके बारे में. तो मैट्रिक्स मूवी जो है, अच्छा उसका इस स्ट्रक्चर से कोई लेना देना नहीं है, पहली ही बात.
है ना। ऐसा ना हो कि मेरे बोलने से पहले ही लिख दो मैट्रिक्स मूवी, नहीं बालक, मैट्रिक्स स्ट्रक्चर है। मैट्रिक्स मूवी तो मैंने बस ऐसे ही जिक्र कर दिया, नाम सेम है तो ध्यान में रहेगा। मैट्रिक्स कैसा होता है आपको पता है? मैट्रिक्स में क्या होते हैं? मैट्रिक्स में होते हैं रोज एंड कॉलम्स। मैट्रिक्स में क्या होते हैं? रोज एंड कॉलम्स होते हैं, इसी को आप मैट्रिक्स कहते हो ना। इस तरह से क्या होता है मैट्रिक्स में? रोज एंड कॉलम्स होते हैं, इसी को आप क्या बुलाते हो? मैट्रिक्स बुलाते हो। तो ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा ही बनेगा, ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा ही बनेगा। देखो अभी तक सारे के सारे स्ट्रक्चर में आपने नोटिस किया दैट यू हैड द वर्टिकल कम्युनिकेशन। वर्टिकल कम्युनिकेशन तो था आपके पास, और वर्टिकल कम्युनिकेशन में जो लिंक की तरह काम कर रहा था वो कौन था? तो आप देख रहे थे कि हर एक फंक्शनल डिपार्टमेंट में एक फंक्शनल हेड होता है। तो वो जो फंक्शनल हेड है, इस डायरेक्शन में आपका वर्टिकल कम्युनिकेशन को आप क्या कर रहे थे? एस्टैब्लिश कर रहे थे। और ये जो फंक्शनल हेड होता था ये लिंक की तरह काम करता था वर्टिकल कम्युनिकेशन को सक्सेसफुल करने के लिए। तो ये हो गया मेरा वर्टिकल कम्युनिकेशन। इन मैट्रिक्स स्ट्रक्चर along with the vertical you can also establish the horizontal communication। यहाँ horizontal communication भी establish हो सकता है, और तभी आपका जो स्ट्रक्चर है वो एक मैट्रिक्स की तरह बन जाता है। एंड दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एज मैट्रिक्स स्ट्रक्चर, बिकॉज इट लुक्स लाइक अ मैट्रिक्स, क्योंकि ये दिखता है किस तरह से? एक मैट्रिक्स की तरह दिखता है। एंड दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एज मैट्रिक्स स्ट्रक्चर। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात आपने क्या सीख लिया कि वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल दोनों कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश हो जाता है। अब ये होता कैसे है इसको समझ लेते हैं। देखो क्या होता है कि बहुत सारे कंपनीज ऐसी कंपनीज होती हैं जो प्रोजेक्ट बेस्ड काम करती है। प्रोजेक्ट बेस्ड वर्क में अगर आप देखो, जैसे आपने कहा आईटी कंपनीज, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनीज क्या करती हैं? प्रोजेक्ट बेसिस पे काम करती हैं। दे आर मल्टीपल प्रोजेक्ट टू एग्जीक्यूट एट अ टाइम। लाइकवाइज इफ यू टॉक अबाउट द रियल एस्टेट कंपनीज, रियल एस्टेट कंपनीज भी आपको प्रोजेक्ट बेसिस पे काम करते हुए दिखाई देंगे, जहां एक साथ उनके मल्टीपल प्रोजेक्ट्स जो होते हैं वो चल रहे होते हैं। तो अब जब एक साथ मल्टीपल प्रोजेक्ट चल रहे हो तो ऐसे सिचुएशन में हम किस तरह से इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं? एक हाईली फंक्शनल वर्क टीम बनाना होगा हमें, जो वर्क टीम पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट कर सके। सो हम फंक्शनल स्ट्रक्चर को कन्वर्ट करते हैं मैट्रिक्स स्ट्रक्चर में इन सच केसेस वेयर वी हैव टू एग्जीक्यूट मल्टीपल प्रोजेक्ट्स, जहां मल्टीपल प्रोजेक्ट्स को हमें एग्जीक्यूट करना होता है। हाउ दैट कैन बी डन, राइट? तो जैसे अगर मान लो हम फंक्शनल स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो यू हैव योर हेडक्वार्टर और योर टॉप मैनेजमेंट। ठीक है, हेडक्वार्टर रख दिया हमने, इसमें सब कुछ आ गया। उसके नीचे आते हैं तो फिर अब हमारे पास होते हैं डिफरेंट फंक्शनल डिपार्टमेंट्स। फंक्शनल स्ट्रक्चर है ये। तो जैसे हमने कहा कि वी हैव एचआर डिपार्टमेंट, लेट्स से वी हैव इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट हो गया। लाइकवाइज वी कैन हैव मार्केटिंग डिपार्टमेंट, तो ये हो गया मेरा मार्केटिंग डिपार्टमेंट। इस तरह से हमारे पास डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हो गए। अब क्या होता है कि ये जो डिपार्टमेंट है हमारे, ये परमानेंट होता है। डिपार्टमेंट्स तो होंगे ही होंगे जिनमें डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म किया जाएगा। तो दीज फंक्शनल डिपार्टमेंट्स, ये जो फंक्शनल डिपार्टमेंट हैं, ये क्या होते हैं हमारे? परमानेंट होते हैं। दिस इज अ परमानेंट स्ट्रक्चर, दिस इज अ परमानेंट थिंग। ये तो होगा ही होगा। नाउ व्हाट वी डू हियर, प्रॉब्लम क्या है? पहले प्रॉब्लम को समझ लो। प्रॉब्लम ये है कि नाउ वी हैव टू एग्जीक्यूट मल्टीपल प्रोजेक्ट। मान लो हमारे पास कोई एक प्रोडक्ट है जिसका नाम है ए, तो इसको हमने नाम दिया प्रोजेक्ट ए। हमें इसे एग्जीक्यूट करना है। सपोज हमारे पास कोई दूसरा प्रोजेक्ट है बी, हमें इसे भी एग्जीक्यूट करना है। कोई तीसरा प्रोजेक्ट है सी, हमें इसे भी एग्जीक्यूट करना है। तो हमें तीनों प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करना है। अब प्रॉब्लम क्या है कि इन तीनों प्रोजेक्ट के लिए हमें तीनों फंक्शन चाहिए। प्रोजेक्ट ए में भी हमें तीनों फंक्शन चाहिए, बी में भी तीनों फंक्शन चाहिए, सी में भी तीनों फंक्शन चाहिए। तो हम कैसे कर सकते हैं? सो नाउ व्हाट वी से कि हमने क्या किया, जो एचआर डिपार्टमेंट है, मान लो यहाँ जो लोग हैं इनको हमने क्या किया, यूनिट्स में ब्रेक कर दिया। याद कर रखना, डिपार्टमेंट परमानेंट है, लेकिन जो हम यूनिट्स बना रहे हैं वो यूनिट्स नॉन परमानेंट होते हैं। उसको आप अपने हिसाब से जब चाहो बदल दो। एचआर में हमने बनाया एचआर यूनिट 1, इंजीनियरिंग यूनिट 1,
मार्केटिंग यूनिट 1, ये एम्प्लॉयज का हमने क्या किया, एक ग्रुप बना दिया। लाइकवाइज HR यूनिट 2, इंजीनियरिंग यूनिट 2, मार्केटिंग यूनिट 2, likewise we have HR unit 3, engineering unit 3 and marketing unit 3, फिर आगे HR unit 4 and so on। इस तरह से हमने क्या किया, we have different units what we formed in particular departments। now these units are temporary, है ना, ये लोगों का यूनिट बनाए, ये टेम्परेरी है, इसमें कभी भी मेंबर्स को बढ़ा घटा सकते हैं, किसी को डाल सकते हैं, किसी को इससे बाहर निकाल सकते हैं, दोज काइंड ऑफ एडजस्टमेंट्स कैन बी डन। लेकिन डिपार्टमेंट परमानेंट है, HR है तो है, इंजीनियरिंग है तो है, मार्केटिंग है तो है, विद इन द डिपार्टमेंट जो यूनिट्स बनाए जा रहे हैं वो नॉन परमानेंट है, ठीक है। अब प्रोजेक्ट A को तीनों फंक्शन चाहिए थे, तो हमने क्या किया, हर एक यूनिट से मान लो दो दो लोगों को सेलेक्ट कर लिया। सो HR यूनिट से हमने 2 लोगों को लिया, इंजीनियरिंग से 2 लोगों को लिया, मान लो मार्केटिंग से हमने 3, तो इस यूनिट से हमने क्या किया, 7 पीपल का एक क्या किया, एक टास्क फोर्स बना लिया। अब ये जो 7 लोगों का जो टीम बना है, ये टीम फंक्शनल टीम नहीं है। जब विद इन द डिपार्टमेंट रहते थे तब फंक्शनल टीम बनता था। ये 7 लोगों का टीम है, ये फंक्शनल टीम नहीं है, ये क्रॉस फंक्शनल टीम है, इसमें मल्टीपल फंक्शन के लोग हैं। सो दिस इज अ क्रॉस फंक्शनल टीम। अब इस क्रॉस फंक्शनल टीम को हमने क्या किया, प्रोजेक्ट नंबर A को असाइन कर दिया। अब इस टीम का काम है इस प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बनाना, इस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करना। प्रोजेक्ट को तीनों फंक्शन चाहिए थे, वो उसको मिल गया, और हमने एक क्रॉस फंक्शनल टीम बना दिया, जिस क्रॉस फंक्शनल टीम का काम है इस प्रोजेक्ट को क्या करना, मैनेज करना, इसको एग्जीक्यूट करना। अब जरा गौर करो, ये जो 3 लोग हैं इसमें से यहां एक कोई है जिसका नाम है, क्या नाम रखोगे बताओ, कुछ भी नाम रख दो। ये लो, एक कोई है जिसका नाम है रामलाल। अब रामलाल मार्केटिंग डिपार्टमेंट का एम्प्लॉई है, और मार्केटिंग डिपार्टमेंट का एक हेड है ना, हेड ऑफ मार्केटिंग। और ये जो हेड ऑफ मार्केटिंग है, कुछ भी मान लो डेजिग्नेशन है वाइस प्रेसिडेंट का, तो ये क्या हो गया जी, तो आप कहते हो सर ये हो गया फंक्शनल मैनेजर, ये फंक्शन को मैनेज कर रहा है, तो ये क्या हो गया, ये फंक्शनल मैनेजर हो गया। तो अब ये जो रामलाल है जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट में काम कर रहा था, तो दैट पर्सन हैज टू रिपोर्ट फंक्शनल मैनेजर। इससे तो ये नहीं बच सकता, इसको फंक्शनल मैनेजर्स को रिपोर्ट करना ही करना होगा। लाइकवाइज इस डिपार्टमेंट में जितने लोग हैं उन्हें फंक्शनल मैनेजर को रिपोर्ट करना ही करना होगा। लाइकवाइज इस डिपार्टमेंट में जितने लोग हैं उन्हें अपने फंक्शनल मैनेजर को रिपोर्ट करना ही करना होगा। इसी तरह से इस डिपार्टमेंट के लोगों को भी, इंक्लूडिंग रामलाल, उन्हें अपने फंक्शनल मैनेजर को रिपोर्ट करना होगा, क्योंकि वो उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं और वो डिपार्टमेंट का हेड है, उसको तो आपको रिपोर्ट करना होगा। अब रामलाल इस टीम का भी हिस्सा है, 7 लोगों में एक रामलाल भी है। अब क्या हो रहा है कि जो क्रॉस फंक्शनल टीम बना, तो टीम बिना मैनेजर के तो हो नहीं सकता, तो हम क्या करते हैं, इसी टीम में से किसी को या बाहर से हमने किसी को उठा के इसका क्या बना दिया, प्रोजेक्ट मैनेजर बना दिया। अब ये जो प्रोजेक्ट मैनेजर होता है उसका काम होता है पूरे प्रोजेक्ट टीम को मैनेज करना, पूरे प्रोजेक्ट को मैनेज करना। अब जरा गौर करो, रामलाल जो इस डिपार्टमेंट में है और अपने फंक्शनल मैनेजर को रिपोर्ट कर रहा है, उसको इस प्रोजेक्ट मैनेजर को भी तो रिपोर्ट करना होगा, क्योंकि वो इस पूरे टीम का मैनेजर है और रामलाल इस टीम का हिस्सा है, उसे इस मैनेजर को भी रिपोर्ट करना होगा। और अगर इसने इस मैनेजर को रिपोर्ट किया, यानी कि देखो आप किस तरह का कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश हो जा रहा है, तो आप कहते हो सर हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन यहां साफ साफ दिखाई दे रहा है। फर्दर देखो हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, अभी तक क्या हो रहा था, इंटर डिपार्टमेंटल कम्युनिकेशन में कॉन्फ्लिक्ट होता था, बट अब क्या होगा, 7 लोगों की टीम है, अगर ये प्रोजेक्ट फेल होता है तो यही 7 जिम्मेदार होंगे। अब इनको आपने एक टीम बना दिया, एक वर्क टीम है इनका, क्रॉस फंक्शनल वर्क टीम है, उन 7 के 7 को काम करना होगा उस प्रोजेक्ट को सक्सेस बनाने के लिए। तो सर्टेनली दे विल कोऑर्डिनेट एंड दे विल कम्युनिकेट, दे विल बी शेयरिंग इंफॉर्मेशन विद ईच अदर टू मेक द प्रोजेक्ट सक्सेसफुल। तो जो आपको हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन की जो डिफिकल्टी आ रही थी, दैट इज ऑल्सो रिजॉल्व्ड। अब वर्टिकल कम्युनिकेशन में फंक्शनल मैनेजर एज अ लिंक काम कर रहा है, वहां हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन में प्रोजेक्ट मैनेजर एज अ लिंक आपका काम कर रहा है। लेकिन जरा एक बात नोटिस करो, हमने कहा चलो ठीक है सर ये तो समझ में आ गया, लाइकवाइज अब ये भी समझ में आ गया कि लाइकवाइज सेकंड प्रोजेक्ट के लिए भी हम लोगों को सेलेक्ट करेंगे डिफरेंट यूनिट से, सेकंड प्रोजेक्ट पे असाइन कर देंगे, थर्ड प्रोजेक्ट के लिए लोगों को सेलेक्ट करेंगे और थर्ड प्रोजेक्ट पे असाइन कर देंगे, और इस तरह से हम मल्टीपल प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट
कर सकते हैं. The way in this way you establish both kind of communication, horizontal as well as vertical, and it looks like a matrix, and that is why it is called as matrix structure. देखने से ही पता चल रहा है this is going to be complex. Yes or no? This is going to be complex. और यहाँ मजेदार बात है कि अगर कुछ भी परमानेंट है वो तो सिर्फ डिपार्टमेंट है, बाकी चीजें बदली जा सकती है. इसका मतलब एनवायरमेंट को रिस्पॉन्ड किया जा सकता है क्विकली. दिस इज हाईली फ्लेक्सिबल. ये फ्लेक्सिबल भी है, राइट, लेकिन कॉम्प्लेक्स भी है एट द सेम टाइम. अच्छा, फ्लेक्सिबल है तो फायदा क्या है? ट्रबुलेंट एनवायरमेंट में तो बहुत फायदा है इस स्ट्रक्चर का, क्योंकि ट्रबुलेंट एनवायरमेंट में एनवायरमेंट तेजी से बदलता है और हमें तेजी से रिस्पॉन्ड करना होगा. इफ द स्ट्रक्चर इज फ्लेक्सिबल, हम बहुत तेजी से क्या कर सकते हैं? एनवायरमेंट को रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, राइट. सो दिस इज योर मैट्रिक्स स्ट्रक्चर. अब सवाल आता है कि ये जो हमने जो रिपोर्टिंग का जो एस्टैब्लिश किया, दैट अ सबऑर्डिनेट विल हैव टू रिपोर्ट टू सुपीरियर्स. दो बॉस हो गए इसके, ये इतनी आसानी से नहीं होता. ठीक है, डेविस एंड लॉरेंस ने इसका एक प्रोसेस बताया कि जो मैट्रिक्स आप फॉर्म करते हैं वो बेसिकली 3 स्टेप में फॉर्म होता है. सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमने यहां किया है कि दैट वी क्रिएट अ क्रॉस फंक्शनल टीम. ये स्टेप नंबर 1 होता है. क्रॉस फंक्शनल टीम बनाया, एक फंक्शनल मैनेजर रख दिया, एक प्रोजेक्ट मैनेजर रख दिया. अच्छा, प्रोजेक्ट मैनेजर जो है ना, ये टेम्पररी पोजीशन है. पता ही चले, नाम से ही लगता है, ऐसा फीलिंग आती है कि प्रोजेक्ट को मैनेज करना. जब तक प्रोजेक्ट है तब तक प्रोजेक्ट मैनेजर है. क्रॉस फंक्शनल वर्क टीम आपने बना तो दिया, लेकिन आप सोचो आपने क्या किया. आपने ऐसे लोगों को एक साथ बिठा दिया जो आज तक आपस में डेटा शेयर नहीं करते थे, कम्युनिकेशन सही से नहीं करते थे, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन में डिफिकल्टी थी फंक्शनल डिपार्टमेंट में. लेकिन अब आपने क्या किया, अब आपने उनको एक टीम बनाया. तो आपको नहीं लग रहा है कि इनके बीच में फ्रिक्शन आएगा, इनके डिस्टर्बेंसेस आएंगी? वो तो आएगा ही आएगा. तो आपको क्या करना है, इस टीम को थोड़ा वॉच करना है, कुछ समय दो, एंड जस्ट वॉच ओवर द टीम कि किस तरह से काम ये कर रहे हैं. कहीं बहुत ज्यादा रेसिस्टेंस तो टीम में नहीं है. जब आपको लगता है कि ये टीम थोड़ा बहुत स्टेबल हो गया है ना, जब आपको लगता है कि ये टीम थोड़ा बहुत स्टेबल हो गया है, तो आप क्या करते हैं, ये जो प्रोजेक्ट मैनेजर है, जो टेम्पररी पोजीशन को की तरह दिखता है, इस प्रोजेक्ट मैनेजर को हम कन्वर्ट करते हैं प्रोडक्ट मैनेजर में या ब्रांड मैनेजर में, विच इज रिलेटिवली परमानेंट. अब आपने क्या किया, प्रोडक्ट मैनेजर में कन्वर्ट कर दिया प्रोजेक्ट मैनेजर को, ब्रांड मैनेजर में कन्वर्ट कर दिया. दिस इज स्टेप नंबर 2. और फिर से वेट करो, फिर रेसिस्टेंस आएगा और आपको उस रेसिस्टेंस को सॉर्ट आउट करना होगा. वंस यू हैव सक्सेसफुली, यू आर डन विद इट, इन दैट केस यू गो टू द थर्ड स्टेज, जहां आप मैच्योर मैट्रिक्स बनाते हो. और मैच्योर मैट्रिक्स जब आप बनाते हो, तब आप कहते हो कि अ सबऑर्डिनेट विल रिपोर्ट टू सुपीरियर. एक सबऑर्डिनेट क्या करेगा, 2 सुपीरियर को रिपोर्ट करेगा. क्योंकि याद रखना, ये सबसे लास्ट में क्यों करते हैं, क्योंकि ये करते ही ड्यूअल लाइन ऑफ अथॉरिटी क्रिएट हो जाती है. ड्यूअल लाइन ऑफ अथॉरिटी, 2 लोगों के पास अथॉरिटी है. फंक्शनल मैनेजर के पास भी अथॉरिटी है और प्रोजेक्ट मैनेजर के पास भी अथॉरिटी है. और एक सबऑर्डिनेट जो किसी डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, उसको दोनों को रिपोर्ट करना होगा. और ये सबसे लास्ट में आप करते हैं. देन यू गेट द मैच्योर मैट्रिक्स एंड बोथ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन इज एस्टैब्लिश्ड. सो दिस इज कॉल्ड एज मैट्रिक्स स्ट्रक्चर. और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. हमने कहा था खास करके ट्रबलेंट एनवायरनमेंट में, जहां एनवायरनमेंट डायनामिक है, ये बहुत ही फ्लेक्सिबल है, बट एट द सेम टाइम इट इज कॉम्प्लेक्स एज वेल. इसको बनाने में कॉस्ट भी आएगा. आपने कहा 3 स्टेप में बनेगा, हर एक स्टेप में वी हैव टू वेट. कई बार टीम बनेगी, टूटेगी, फिर से आपको उसमें मेंबर्स को चेंज करना पड़ सकता है. दोज काइंड्स ऑफ ट्रबल यू विल हैव टू डील विद, राइट. वंस यू अचीव इट, यू कैन इजीली एग्जीक्यूट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स. सो प्रोजेक्ट बेस्ड एग्जीक्यूशन के लिए यू हैव समथिंग कॉल्ड एज मैट्रिक्स स्ट्रक्चर. क्या कहा हमने इसको, जरा ध्यान दो. द मैट्रिक्स स्ट्रक्चर may be very appropriate when organizations conclude that neither functional nor divisional, even when combined with horizontal linking mechanism like SBU, are right for the implementation of their strategy. तो जब कंपनी को लगता है कि भाई हमारे लिए फंक्शनल भी काम नहीं करेगा, डिविजनल भी काम नहीं करेगा, एसबीयू भी काम नहीं करेगा, तो क्या बनाएंगे, वो मैट्रिक्स बनाएंगे. क्या है मैट्रिक्स की कैरेक्टरिस्टिक्स? इन मैट्रिक्स स्ट्रक्चर फंक्शनल एंड प्रोडक्ट फॉर्म आर कंबाइंड एट सेम लेवल ऑफ द एंटरप्राइज. तो ये मेरा फंक्शनल फॉर्म था, ये मेरा हॉरिजॉन्टल फॉर्म था, यानी कि ये मेरा फंक्शनल फॉर्म था, ये मेरा प्रोडक्ट फॉर्म था. बोथ आर कंबाइंड एट सेम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल, फंक्शनल और प्रोडक्ट. तो फंक्शनल एंड प्रोडक्ट फॉर्म्स आर कंबाइंड एट सेम लेवल ऑफ एंटरप्राइज. एम्प्लॉइज हैव 2 सुपीरियर्स, अ प्रोडक्ट और प्रोजेक्ट मैनेजर and a functional manager. The subordinate has 2 superiors.
द होम डिपार्टमेंट, जो आपका इंजीनियरिंग था, मैन्युफैक्चरिंग, मार्केटिंग, इज यूजुअली फंक्शनल एंड इज रीजनेबली परमानेंट. होम डिपार्टमेंट्स आर परमानेंट, है ना. बदलता क्या है? यूनिट्स बदलता है. People from these functional units are often assigned temporarily to one or more product unit or project. अब इन्हीं फंक्शनल यूनिट से हम क्या करते हैं, लोगों को टेम्पररली, तो जो हमने असाइन किया था वो टेम्पररली असाइनमेंट था, है ना. उसको हम जानते हैं, हम कभी भी उसको चेंज कर सकते हैं. प्रोजेक्ट के लिए या प्रोडक्ट के लिए हमने उनको क्या कर दिया, असाइन कर दिया. The product units or projects are usually temporary and act like divisions in that they are differentiated or product market basis. A matrix structure is the most complex of all design. A matrix structure can result in higher overhead, dual line of authority, budget authority, dual source of reward and punishment, सब कुछ dual हो जा रहा है. Shared authority हो गया, है ना. Dual reporting channel बन गया, and need for an extensive and effective communication system in the case of what? Matrix structure. किस इंडस्ट्री में, कंस्ट्रक्शन में, हेल्थ केयर में, रिसर्च में, डिफेंस में, इन सब में मैट्रिक्स स्ट्रक्चर क्या हो सकता है, सुटेबल हो सकता है. क्या एडवांटेज है देखो. सबसे पहला एडवांटेज, प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव्स आर क्लियर. सो प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन के लिए ही हमने कहा था कि हम इसको इस्तेमाल करते हैं. सो प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव्स आर क्लियर. मेनी चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन कैन बी सीन देयर. वर्कर्स कैन सी द विजिबल रिजल्ट ऑफ देयर वर्क. छोटा वर्कफोर्स टीम है ना, छोटा टीम है ना, छोटा वर्क टीम है, तो विजिबल रिजल्ट दिखता है. स्टार्टअप में क्या होता है, व्हेन वी आर वर्किंग इन अ स्टार्टअप, तो आपके काम की विजिबिलिटी होती है. वट एवर यू डू कैन बी सीन बाय द फाउंडर और द ओनर ऑफ द कंपनी और द मैनेजर्स. क्यों ऐसा होता है? एक छोटे टीम की एक खासियत होती है कि योर विजिबल रिजल्ट ऑफ वर्क कैन बी सीन. शटिंग डाउन अ प्रोजेक्ट इज अकम्प्लिश्ड रिलेटिवली इजीली. अब मान लो ABC 3 प्रोजेक्ट था, एक को शट करना है, आप कर दो आसानी से. कंडीशन टू मेक मैट्रिक्स. In order for a matrix structure to be effective, organization need, इसको डबल स्टार करके रखना, प्लानिंग, ट्रेनिंग, क्लियर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक्सेलेंट इंटरनल कम्युनिकेशन, म्यूचुअल ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस. The matrix structure is used more frequently by businesses because they are pursuing strategies like add new product, customer groups and technology to their range of activities. Out of these, changes are coming product managers, functional managers and geographic managers, all of whom have important strategic responsibilities. When several variables such as product, customer, technology, geography, function area have roughly equal strategic priorities, a matrix organization can be effective structural form. Read कर लेना, ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है. Matrix structure was developed to combine the stability of functional structure with the flexibility of product form. तो functional structure की stability एंड प्रोडक्ट फॉर्म की फ्लेक्सिबिलिटी, दोनों का कंबाइंड फॉर्म है आपका क्या, मैट्रिक्स. इट इज वेरी यूजफुल व्हेन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इज वेरी कॉम्प्लेक्स एंड चेंजेबल. हमने कहा था ट्रबलेंट है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, डायनेमिक है, तो ये बहुत सुटेबल होता है. इट डज हाउएवर प्रोड्यूस कॉन्फ्लिक्ट रिवॉल्विंग अराउंड ड्यूटीज, अथॉरिटीज एंड रिसोर्स एलोकेशन. अब फंक्शनल मैनेजर और प्रोजेक्ट मैनेजर के बीच में रिसोर्स एलोकेशन को लेके कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, और डेफिनेटली होगा, है ना. दोनों अलग अलग अथॉरिटी है, तो उनके बीच में आप क्या कह सकते हो, रिसोर्स एलोकेशन अथॉरिटी और ड्यूटीज के असाइनमेंट को लेके डिस्प्यूट हो सकता है, कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है. टू द एक्सटेंट दैट द गोल टू बी अचीव्ड आर वेग एंड टेक्नोलॉजी यूज्ड इज पुअरली अंडरस्टूड, अ कंटिन्यूअस बैटल फॉर पावर बिटवीन प्रोडक्ट एंड फंक्शनल मैनेजर इज लाइकली टू हैपन. राइट. तो इस तरह से हमने देखा, प्रोजेक्ट ए के लिए हमने असाइन कर दिया, प्रोजेक्ट बी के लिए हमने असाइन कर दिया. डायग्राम आपके पास है, इस डायग्राम को देखने की जरूरत नहीं है ना. इसको ट्रिपल स्टार कर देना, छोटा क्वेश्चन बनता है ये. ऊपर के दोनों तीनों पैराग्राफ को बस रीड कर लेना है, उस पर ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है. कंडीशंस बिहाइंड हैविंग मैट्रिक्स स्ट्रक्चर इन एन ऑर्गेनाइजेशन और एसपीयू. क्या है, क्या कंडीशन है टू हैव मैट्रिक्स स्ट्रक्चर? सबसे पहला आपने कहा आइडिया नीड टू बी क्रॉस फर्टिलाइज्ड. मैंने क्या कहा आपको, आइडियाज नीड टू बी क्रॉस फर्टिलाइज्ड. यू आर यूजिंग अ स्मॉल क्रॉस फंक्शनल वर्क टीम. अगर आप चाहते हैं कि आइडिया की शेयरिंग हो रैपिडली, आइडिया की शेयरिंग हो सके एक दूसरे के साथ, तो मैट्रिक्स आपके लिए सुटेबल होगा. रिसोर्सेज आर स्कार्स, लिमिटेड रिसोर्स हैं, मैट्रिक्स यूज करो. एबिलिटी टू प्रोसेस इंफॉर्मेशन एंड टू मेक डिसीजन नीड टू बी इंप्रूव्ड. अगर आप डिसीजन मेकिंग को क्विक करना चाह रहे हैं, है ना, इंफॉर्मेशन को क्विकली एंड इफेक्टिवली प्रोसेस करना चाह रहे हैं, तो मैट्रिक्स इज द बेस्ट ऑप्शन. पहला क्या कहा, आइडियाज नीड टू बी क्रॉस फर्टिलाइज्ड, रिसोर्सेज आर स्कार्स एंड एबिलिटीज टू प्रोसेस इंफॉर्मेशन एंड मेक डिसीजन क्विकली.
3 स्टेप में इसको ट्रिपल स्टार कर लेना। डेविस एंड लॉरेंस ने ये कॉन्सेप्ट दिया, हालांकि बहुत बार पूछा नहीं गया बट पूछा गया एग्जामिनेशन में। डेविस एंड लॉरेंस ने क्या कहा कि मैट्रिक्स 3 स्टेज में डेवलप किया जा सकता है। सबसे पहले क्रॉस फंक्शनल वर्क टीम बनाना है, फिर प्रोजेक्ट मैनेजर को प्रोडक्ट मैनेजर बना देना है, और लास्ट में मैच्योर मैट्रिक्स बना देना है। पहला स्टेप, क्रॉस फंक्शनल टास्क फोर्स। A temporary cross-functional task force are initially used when a new product line is being introduced. तो हमने क्या किया, एक टेम्परेरी क्रॉस फंक्शनल टास्क फोर्स बनाया जब हमारा प्रोडक्ट लाइन या जब हमारा प्रोजेक्ट लॉन्च होता है। अ प्रोजेक्ट मैनेजर इज इन चार्ज एज द की हॉरिजॉन्टल लिंक, और हमने क्या किया, उस टीम का एक प्रोजेक्ट मैनेजर बना दिया। पहला स्टेप पूरा हो गया। फिर चलते हैं दूसरे स्टेप पे। इफ द क्रॉस फंक्शनल टास्क फोर्स बिकम मोर परमानेंट, हमने कहा जैसे ही ये थोड़ा परमानेंट होता है तो हम प्रोजेक्ट मैनेजर को कन्वर्ट कर देते हैं प्रोडक्ट मैनेजर या ब्रांड मैनेजर में। अ प्रोजेक्ट मैनेजर बिकम्स अ प्रोडक्ट और ब्रांड मैनेजर एंड अ सेकेंड फेज बिगिंस। In this arrangement, function is still the primary organizational structure, but product or brand manager act as the integrators of semi-permanent product or brand. याद रखना, फाइनल हमारा परमानेंट स्ट्रक्चर तो अभी भी फंक्शन का ही है, बट नाउ वी हैव अ टीम एंड वी हैव प्रोडक्ट और ब्रांड मैनेजर जिसका काम होता है इंटीग्रेट करके रखना। एंड लास्ट इज द मैच्योर मैट्रिक्स, ये हमारा फाइनल स्टेज होगा। द थर्ड एंड फाइनल फेज ऑफ मैट्रिक्स डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स अ ट्रू डुअल लाइन ऑफ अथॉरिटी स्ट्रक्चर, डुअल अथॉरिटी स्ट्रक्चर। एंड डुअल अथॉरिटी कैसे क्रिएट होता है, जब एक ही सबऑर्डिनेट को 2 सुपीरियर को रिपोर्ट करना पड़े। बोथ द फंक्शनल एंड प्रोडक्ट स्ट्रक्चर्स आर नाउ परमानेंट। All employees are connected to both vertical functional superior and horizontal product manager. Functional and product manager have equal authority and must work well together to resolve disagreement over resource and priorities. So functional manager, product manager दोनों के पास equal authority होगा, subordinate के लिए को दोनों को report करना होगा, और फिर जाके ये structure क्या हो जाता है, freeze हो जाता है, final हो जाता है, permanent हो जाता है। So this is your मैट्रिक्स स्ट्रक्चर, है ना। तो हमने देखा किसको, एसबीयू को और मैट्रिक्स। डन। तो चलेंगे हम कहाँ, देख लेते हैं पहले कंपैरिजन ऑफ ओल्ड एंड न्यू। पता है आपको ओल्ड एंड न्यू में हमेशा क्या ध्यान में रखोगे, ओल्ड ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन का मतलब हो गया जो हमारा फंक्शनल डिजाइन होता था, एक बड़ी कंपनी फंक्शनल स्ट्रक्चर स्पेशलिस्ट वगैरह यूज करते थे। और जब आप न्यू ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन की बात करते हो तो आप मैट्रिक्स को ले लो या इससे भी आगे बढ़ सकते हो, मैट्रिक्स तक वैसे ठीक है। हाँ, तो फंक्शनल और मैट्रिक्स को कंपेयर कर दो, ओल्ड और न्यू में कंपैरिजन हो जाएगा। आपको याद है मैंने कहा था ये डेवलपमेंटल थ्योरी है। हमारा पहले क्या होता है, सिंपल होता है, ग्रोथ करते हैं तो फंक्शनल हो जाता है, और ग्रोथ करते हैं तो डिविजनल होता है, और ग्रोथ करते हैं तो मल्टी डिविजनल हो जाता है, और ग्रोथ करते हैं तो एसबीयू हो जाता है। और हमने कहा जब इनमें से कुछ भी हमारे काम का नहीं है तो उस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, वी कैन सिंपली गो फॉर व्हाट, मैट्रिक्स। तो डेवलपमेंटल थ्योरी है ना, डेवलपमेंट हो रहा है ना, तो ये हमारा ओल्ड हो गया, ये हमारा न्यू हो गया। इन दोनों को कंपेयर कर दो, ओल्ड एंड न्यू का कंपैरिजन मिल जाएगा। एकदम बहुत स्मार्टली इसको ध्यान में रखना, है ना, रटने की जरूरत है ही नहीं आपको। क्या बोलोगे आप, देखो वन लार्ज कॉर्पोरेशन, है ना, हेडक्वार्टर डिपार्टमेंट, एक बड़ी कंपनी बन जाती थी। जबकि इसमें क्या होता है, मल्टी बिजनेस यूनिट्स एंड कोऑपरेटिव रिलेशनशिप, मल्टीपल बिजनेस यूनिट्स बनते हैं छोटे छोटे, और कोऑपरेटिव रिलेशनशिप आपको देखने को मिलेगा। इसमें सिर्फ वर्टिकल कम्युनिकेशन होता था ओल्ड में, वर्टिकल टॉप डाउन बॉटम अप, बट यहाँ हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन भी एस्टैब्लिश हो रहा है। तो वर्टिकल के साथ साथ क्या आ गया, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन भी आ गया इन द केस ऑफ व्हाट, न्यू स्ट्रक्चर। सेंट्रलाइज टॉप डाउन डिसीजन मेकिंग होता था, यहाँ पार्टिसिपेटिव डिसीजन मेकिंग होता है। ग्रुप में आपने कहा था आइडियाज नीड टू बी क्रॉस फर्टिलाइज्ड, क्विक डिसीजन मेकिंग इज रिक्वायर्ड, तो हम मैट्रिक्स बनाते हैं। So decentralized participative decision making can be seen in the case of what, new organizational। जबकि ओल्ड में क्या होता था, सेंट्रलाइज होता था, टॉप लेवल पे सारे डिसीजंस लिए जाते थे। वर्टिकल इंटीग्रेशन कैन बी सीन हियर, जबकि यहाँ आउटसोर्सिंग एंड वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशंस पे ज्यादा फोकस होता है। सो वर्टिकल इंटीग्रेशन का मतलब क्या हुआ, ओल्ड ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन में हम क्या करते थे, बैकवर्ड फॉरवर्ड इंटीग्रेट करते थे, जैसे सप्लायर को एक्वायर करना, है ना, उसी चेन में हम अपना अपना डोमिनेंस बढ़ाते थे। बट आज के डेट में क्या हो रहा है, न्यू ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर किस पे ज्यादा रिलाई कर रही है, आउटसोर्सिंग पे। वो कहती है ठीक है, जिसमें हमारी एफिशिएंसी नहीं है वो हम करेंगे ही नहीं, वो थर्ड पार्टी से कराओ, और वो उसे क्या करते हैं, आउटसोर्स कर देते हैं। तो न्यू ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन इज बेसिकली डिपेंडेंट ऑन आउटसोर्सिंग, जबकि ओल्ड में हम वर्टिकल इंटीग्रेशन पे ज्यादा रिलाई करते थे। वर्क टीम होता है ना, जबकि हमारे पास क्या है, यहाँ ऑटोनोमस वर्क टीम आपको देखने को मिलेगा। यहाँ क्वालिटी टीम्स हुआ करते थे, फंक्शनल टीम हुआ करते थे, फंक्शनल वर्क टीम हुआ करते थे, जबकि यहाँ क्रॉस फंक्शनल वर्क टीम है ना। तो फंक्शनल वर्क टीम मतलब जैसे मार्केटिंग है तो सिर्फ मार्केटिंग के ही स्टाफ होंगे,
बट अभी यहाँ तो ऐसा नहीं है। हर एक डिपार्टमेंट से, हर एक यूनिट से हमने लोगों को सेलेक्ट करके क्या बनाया, क्रॉस फंक्शनल वर्क टीम बनाया। तो यहाँ क्रॉस फंक्शनल वर्क टीम है। यहाँ ट्रेनिंग बड़ा मिनिमम होता था, यहाँ एक्सटेंसिव ट्रेनिंग इज रिक्वायर्ड। स्पेशलाइज्ड जॉब डिजाइन होता था, फोकस्ड ऑन इंडिविजुअलिस्ट। यहाँ क्या होते थे, स्पेशलिस्ट। क्या होते थे, स्पेशलिस्ट। जबकि न्यू में क्या हो रहा है, वैल्यू चेन बेस्ड टीम फोकस्ड जॉब डिजाइन, यानी कि यहाँ जर्नलिस्ट का ज्यादा स्कोप होगा, जर्नलिस्ट को ज्यादा पसंद किया जाएगा। तो अब दोनों के डिफरेंस को अब रीड करते वक्त हमें क्या करना है, हमें यहाँ ध्यान में रखना है कि दिस इज माय फंक्शनल स्ट्रक्चर, और यहाँ ध्यान में रखना है दिस इज माय मैट्रिक्स स्ट्रक्चर। बात खत्म। और दोनों को ध्यान में रख के एक बार पढ़ लो, उसका दोबारा आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है इसको, राइट। सो ये आपका डिफरेंस है ओल्ड एंड न्यू में। नाउ वी विल गो टू द नेटवर्क स्ट्रक्चर। द नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज नेटवर्क स्ट्रक्चर नंबर 7। चलो नेटवर्क स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। अब हमने कहा सर इसका नाम नेटवर्क स्ट्रक्चर क्यों है, पहले तो यहीं से शुरू करो। नाउ व्हाई नेटवर्क स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज अ नेटवर्क स्ट्रक्चर, बिकॉज इट विल लुक लाइक अ नेटवर्क। ये नेटवर्क की तरह दिखेगा, इसीलिए ये नेटवर्क स्ट्रक्चर है। सो नेटवर्क स्ट्रक्चर का इस्तेमाल हम तब करते हैं खास करके जब हम आउटसोर्सिंग बेस्ड कंपनी है। आपका तो नेटवर्क स्ट्रक्चर इज बेसिकली एन आउटसोर्सिंग बेस्ड स्ट्रक्चर। आउटसोर्स करने का मतलब क्या होता है, एक्स ने अपना कोई काम, अकाउंटिंग का काम वाई को आउटसोर्स कर दिया। एक्स जो है ये एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। क्या है ये एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो मान लो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम की मैन्युफैक्चरिंग करता है, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम की मैन्युफैक्चरिंग करता है। तो एक्स का इस काम में बड़ा प्रोफिशिएंसी है, एक्स एक्सपर्ट है इस काम को करने में, इंजीनियर्स हैं इनके पास ढेर सारे, और दे आर वेरी गुड इन मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम। बट सर्टेनली अकाउंटिंग इज नॉट समथिंग इन विच दे आर एफिशिएंट। ये कहता है अकाउंटिंग तो हम जानते नहीं, अकाउंटिंग में तो हमारी एफिशिएंसी है नहीं, तो ये अकाउंटिंग का काम हम खुद क्यों करें, क्यों ना हम इसे क्या कर दें, आउटसोर्स कर दें। उन्होंने क्या किया, वाई को जो एक सीए फर्म था, इस सीए फर्म को उन्होंने क्या कहा कि मेरा अकाउंटिंग आप देखो, पीडब्ल्यूसी को इन्होंने क्या कर दिया, आउटसोर्स कर दिया। वाई क्या है, वाई पीडब्ल्यूसी। उन्होंने कहा भाई आप मेरे अकाउंटिंग का काम देख लो, ये काम हमारा नहीं है, इसमें हमारी एफिशिएंसी नहीं है, तो आउटसोर्स हो गया ना। दिस इज कॉल्ड एज आउटसोर्सिंग। अगर कंपनी आउटसोर्सिंग आधार पे काम करे, जैसे मान लो दिस इज द ऑर्गेनाइजेशन, तो एक कंपनी बनी एंड दैट विल बिहेव लाइक अ शेल कंपनी। कंपनी है जरूर, इसमें कुछ नहीं करना है हमें, मान लो। कैसे हो सकता है, तो हमने कहा जो मेरा मान लो प्रोडक्शन का काम था, हमने क्या किया, हमारे प्रोडक्शन के काम को किसी थर्ड पार्टी को आउटसोर्स कर दिया, अब वो हमारे प्रोडक्शन के काम को कर रहा है। एचआर एक्टिविटीज भी हमने क्या किया, किसी थर्ड पार्टी को आउटसोर्स कर दिया, अब वो थर्ड पार्टी हमारा क्या कर रहा है, एचआर का काम कर रहा है, उसको भी हमने क्या कर दिया, आउटसोर्स कर दिया। जब बात आई किसकी, प्रोडक्शन की, तो हमने प्रोडक्शन को तो आउटसोर्स कर ही दिया था। डिस्ट्रीब्यूशन की बात आई तो हमने डिस्ट्रीब्यूशन भी आउटसोर्स कर दिया। लेट्स से यहां लिखना था, डिस्ट्रीब्यूशन भी हमने क्या कर दिया, आउटसोर्स कर दिया। इस तरह से जो भी हमारे काम हैं, अकाउंटिंग की बात आई, अकाउंटिंग भी हमने क्या कर दिया, आउटसोर्स कर दिया। तो ये मेरा अकाउंटिंग हो गया। और व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू, वी आर जस्ट हियर एज अ शेल कंपनी। हमारे यहाँ तो कुछ हो ही नहीं रहा है, एवरीथिंग इज व्हाट, लाइक अ शेल कंपनी। इसका मतलब ये नहीं कि शेल कंपनी है। अच्छा, शेल कंपनी का मतलब तो फंडामेंटल यही होता है ना, लेकिन लोग यूज करते हैं उसको पैसा इधर उधर करने के लिए, इसीलिए बदनाम है बेचारा। लेकिन इट्स लाइक अ शेल कंपनी, है ना, इट्स लाइक अ शेल कंपनी, जहाँ खुद का ऑपरेशन नहीं है कुछ भी। इट्स लाइक अ ब्रोकर जो क्या कर रहा है, जो डिफरेंट कंपनीज हैं उनके साथ कोऑर्डिनेट करना, है ना, और अपने काम को आउटसोर्स कर देना। तो अब क्या देख रहे हैं, देख रहे हो ना आप, इट लुक्स लाइक अ कॉब वेब है, कॉब वेब की तरह दिखता है, नेटवर्क ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस की तरह दिखता है, इसीलिए इसको नाम दे दिया गया नेटवर्क स्ट्रक्चर। हाईली फ्लेक्सिबल होगा, देख के पता चल रहा होगा आपको, हाँ सर आउटसोर्सिंग है, बिल्कुल हाईली फ्लेक्सिबल होगा, है ना। बहुत तेजी से आप मार्केट को रिस्पॉन्ड कर पाओगे, क्योंकि देखो ना आपका काम जो भी कर रहा है वो एक्सपर्ट कर रहा है। आपने आईटी का काम ऐसी कंपनी को दिया है जो आईटी में माहिर है, आपने अकाउंटिंग का काम ऐसी कंपनी को दिया है जो अकाउंटिंग में माहिर है, तो आप अपना काम उसको देते हो जो वो काम करने में माहिर है, तो जाहिर सी बात है आप मार्केट को बहुत तेजी से रिस्पॉन्ड कर पाओगे और आपकी फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी। तो हम कहते हैं सर मोस्ट सुटेबल है ये। अगर आपसे पूछा जाए कि मैट्रिक्स में और नेटवर्क में ज्यादा सुटेबल कौन है डायनामिक एनवायरनमेंट में, तो बोल देना नेटवर्क। दोनों सुटेबल है, मैट्रिक्स इज ऑल्सो सुटेबल, लेकिन अगर मैं बोल दूं ना मोस्ट सुटेबल कौन है, तो आप क्या बोल दोगे, नेटवर्क। आउटसोर्सिंग बेस्ड स्ट्रक्चर कौन है, तो आप क्या बोलोगे, नेटवर्क, राइट।
अब क्या हो रहा है, देखो टेक्निकली क्या हो रहा है कि हमने क्या, अगर अगर ऐसा हुआ कि हमने सारे फंक्शन को आउटसोर्स कर दिया तो कोई स्ट्रक्चर ही नहीं बनेगा, और दैट इज व्हाई नेटवर्क स्ट्रक्चर इज समटाइम आल्सो कॉल्ड एज नॉन स्ट्रक्चर। इसको नॉन स्ट्रक्चर भी कहा जाता है क्योंकि कोई स्ट्रक्चर ही नहीं बनता, और जब कोई स्ट्रक्चर नहीं बनेगा तो दिस कैन आल्सो बी सेड एज अ नॉन स्ट्रक्चर, तो आप इसको नॉन स्ट्रक्चर भी कहते हैं, राइट। इसमें अगर मान लो हम लोगों को हायर करने की बात करते हैं तो इसमें परमानेंट एम्प्लॉयमेंट की बात नहीं करी जाती नेटवर्क स्ट्रक्चर में। वी हायर ऑन द कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, जब तक काम है काम करो, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दो। परमानेंट एम्प्लॉयमेंट की यहाँ बात नहीं की जाती, यहाँ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हायर करने की बात की जाती है। तो दिस इज व्हाट द नेटवर्क स्ट्रक्चर इज। बहुत सिंपल है, बहुत फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है। इट्स आउटसोर्सिंग बेस्ड स्ट्रक्चर। सबसे पहले आप क्या कहते हो, ये आउटसोर्सिंग बेस्ड स्ट्रक्चर है। अ रेडिकल ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन, the network structure is an example of what could be termed as a non-structure by its virtual elimination of in-house business functions. आपने अपने in-house business functions को क्या कर रखा है, virtually eliminate कर दिया। You are not doing it on your own, and that is why इसको non-structure भी कहा जाता है। Many activities are outsourced. A corporation organized in this manner is often called a virtual organization. इसको virtual organization कहा जाता है because it is composed of series of project group or collaboration linked by constantly changing non-hierarchical cobweb-like network. So you get a non-hierarchical cobweb-like network structure, and it is also called as what? Virtual organization for the same reason. The network structure becomes most useful when the environment of a firm is unstable and expected to remain so. In such condition, there is usually a strong need for innovation and quick response. और क्यों इनोवेशन आ सकता है, तो हमने कहा सर आवर जॉब इज बीइंग डन बाय द बेस्ट इन द इंडस्ट्री। हमने तो खुद किया ही नहीं, हमने तो आउटसोर्स कर दिया, तो हमारे सारे टास्क में हमारे पास एफिशिएंसी है। क्योंकि अब जब जिसमें एफिशिएंसी नहीं होती है आप उसको आउटसोर्स करते हो। अपने सारे फंक्शन को आउटसोर्स किया, किसको किया है, जो आपके टॉप होंगे उस इंडस्ट्री के, रिस्पेक्टिव इंडस्ट्रीज के। तो जाहिर सी बात है उस कंडीशन में इनोवेशन ला सकते हो आप तेजी से, एंड यू कैन क्विकली रिस्पॉन्ड टू योर एनवायरमेंट। तो मैंने क्या कहा था आपसे, द मोस्ट सुटेबल इन डायनामिक एनवायरमेंट, द टर्बुलेंट और एवर चेंजिंग एनवायरमेंट इज व्हाट, नेटवर्क स्ट्रक्चर। Instead of having salaried employee, it may contract with people for a specific project length of time. हमने कहा था यहाँ सैलरीड एम्प्लॉइज नहीं रखते, बल्कि क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट पे ले लेते हैं। लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट विद सप्लायर एंड डिस्ट्रीब्यूटर रिप्लेस सर्विसेज दैट अ कंपनी कुड प्रोवाइड फॉर इटसेल्फ थ्रू वर्टिकल इंटीग्रेशन। हम वर्टिकल इंटीग्रेशन नहीं करते, वर्टिकल इंटीग्रेशन को रिप्लेस कर देते हैं लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स। सप्लायर एंड डिस्ट्रीब्यूटर के साथ क्या किया, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट किया और वर्टिकल इंटीग्रेशन को अवॉइड किया। इलेक्ट्रॉनिक मार्केट्स एंड सोफिस्टिकेटेड इंफॉर्मेशन सिस्टम रिड्यूस द ट्रांजैक्शन कॉस्ट ऑफ द मार्केट प्लेस, thus justifying a buy over a make decision. So we are buying, we are not making it. थर्ड पार्टी से कराने का मतलब क्या हुआ, बाय कर रहे हैं, we are not making it, है ना, because we get the cost advantage as well. Rather than being located in a single building or area, organizations business functions are scattered at different geographical locations. आपका एक डीलर मुंबई में, एक डीलर कोलकाता में, एक डीलर आपका सिंगापुर में, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। आप एक जगह से क्या कर रहे हैं, सबसे कोऑर्डिनेट कर रहे हैं और सब आपके लिए काम कर रहे हैं। The organization is in effect only a shell with a small headquarter acting as a broker. हमने कहा था it's like a shell company, है ना। So एक broker की तरह ऑपरेट कर रहा होता है, small headquarter, electronically connected to some completely owned division, partially owned subsidiaries and other independent organizations. In this ultimate form, the network organization is series of independent firms or businesses unit linked together by a common system that design, produces and market a product or services. So what is happening, core companies here, ये सारे पार्टनर्स हो गए, द स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज नेटवर्क स्ट्रक्चर। एयरटेल इज द ब्रिलियंट एग्जांपल, याद रखना, है ना, एयरटेल इज द ब्रिलियंट एग्जांपल। क्या फायदे होंगे, क्या नुकसान होंगे, बताओ क्या फायदे होंगे। तो हमने कहा सर सबसे पहला फायदा तो यही हुआ कि हम बहुत तेजी से अपने एनवायरनमेंट को अडाप्ट कर पाएंगे, मतलब हमारी फ्लेक्सिबिलिटी हाई होगी और हम एवर चेंजिंग एनवायरनमेंट में तेजी से अडाप्ट कर सकते हैं, अपनी स्ट्रैटेजीज को चेंज कर सकते हैं। The network organization structure provide an organization with increased flexibility and adaptability to cope with rapid technological changes. So environmental changes को हम लोग easily cope कर सकते हैं with the help of this structure because this is highly flexible. It allow company to concentrate on its distinctive competencies. हमने कहा हमने सब कुछ आउटसोर्स कर दिया, सिर्फ वही करेंगे जिसमें हम माहिर हैं, सिर्फ उसको रखा अपने पास। एक सिचुएशन ये भी हो सकता है, तो जो डिस्टिंक्टिव कॉम्पिटेंसीज है वो सिर्फ हमने रखा, बाकी सब हमने आउटसोर्स कर दिया। लेकिन एक बात बताओ, क्या हो
अगर ये डिस्टिंक्टिव कॉम्पिटेंसी जो है फ्यूचर में इतना फ्रूटफुल ना हो, तो आप बोलोगे सर सेम चीज डिसएडवांटेज बन जाएगा। मतलब हम ऐसे काम पे कंसंट्रेट करके रखा हुआ था, हमने अपना कोर बिजनेस ऐसा रखा हुआ था जो बाद में जाके कोर रहा ही नहीं, जब बाद में जाके वो डिस्टिंक्टिव कॉम्पिटेंसिव डिस्टिंक्टिव रही ही नहीं, तो क्या प्रॉब्लमेटिक होगा या नहीं होगा? आप क्या बोलोगे? डेफिनेटली हो जाएगा सर। तो ये डिसएडवांटेज भी बनने जा रहे हैं। तो हमने क्या कहा, पहला कि हम चेंजिंग एनवायरनमेंट के साथ कोप कर सकते हैं, दूसरा वी कैन कंसंट्रेट ऑन आर डिस्टिंक्टिव कॉम्पिटेंसीज, और जिस किसी भी फंक्शन में हमारी एफिशिएंसी नहीं थी वो हमने थर्ड पार्टी को आउटसोर्स कर रखा था। लेकिन डिसएडवांटेज में देखो, द अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूमरस पोटेंशियल पार्टनर्स कैन बी अ सोर्स ऑफ ट्रबल, कॉन्ट्रैक्टिंग आउट फंक्शंस टू सेपरेट सप्लायर में कीप द फर्म फ्रॉम डिस्कवरिंग एनी सिनर्जीज। सिनर्जी का बेनिफिट तो आपको मिलेगा ही नहीं क्योंकि आप तो आउटसोर्स कर रहे हो। जो सिनर्जी का बेनिफिट आपको मिल सकता था, आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में आप कहते हो बाय ना करके मेक कर रहे होते, तो वो बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। एंड इफ अ पर्टिकुलर फर्म ओवर स्पेशलाइजेस ऑन ओनली ऑन अ फ्यू फंक्शंस एंड इट टर्न्स द रिस्क ऑफ चूजिंग द रॉन्ग फंक्शन, देन दस बिकमिंग नॉन कॉम्पिटेटिव। हमने कहा जिस कॉम्पिटेंसी को लेके हम बैठे हुए थे, जिस फंक्शन को हमने चूज किया था कि ये मेरा कोर बिजनेस है, मुझे यही करना है, अगर वो कल के डेट में कोर बिजनेस नहीं रहा या हमसे सिलेक्शन में गलती हो गई, एनवायरमेंट चेंज हो गया, तो फिर उस कंडीशन में दैट कैन बी प्रॉब्लमेटिक। तो ये हो गया मेरा डिसएडवांटेजेस। So this is all about your network structure. This is all about your network structure. The last structure remaining here is the hourglass structure, right? But we will stop our class here. तो कल हम क्या करेंगे? In our next class हम hourglass को कवर करेंगे, और hourglass को कवर करने के बाद हम लोग ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर को कवर करेंगे। सो दिस चैप्टर विल टेक 2.5 क्लासेस, तो 3 क्लासेस मान के चलो, और अगले 3 दिनों में हमारा SM जो है वो खत्म हो जाएगा, राइट? सो वी स्टॉप हियर टुडे एंड टुमारो हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे। एक बार थोड़ा रिवाइज कर लेना, आपका टेस्ट शेड्यूल हो चुका है, होपफुली आप टेलीग्राम चैनल को आपने ज्वाइन कर रखा होगा, नहीं किया होगा तो पता नहीं क्यों नहीं किया अभी तक, मैंने तो पहले भी समझाया था, कर लेना, राइट? वहाँ आपके टेस्ट का शेड्यूल शेयर हो चुका है, 4th चैप्टर का ध्यान से एक बार पढ़ लेना और प्रिपरेशन अपनी करिएगा अच्छी तरह से, राइट? तो सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर टुमारो। कीप वर्किंग हार्ड, कीप शाइनिंग, टेक केयर।